चलिए भाई, सभी लोग लाइव आ जाएंगे। स्टार्ट करते हैं अपन पॉलीमर का आखिरी लेक्चर, दैट इज लेक्चर नंबर 3, और इसमें अपन पॉलीमर को फिनिश कर देंगे। लगभग अपन ने पॉलीमर को 3 घंटे दिए हैं, ऑलमोस्ट 3 आवर्स, जहां से हमें एटलीस्ट एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट है कि आ जाएगा। 4 मार्क्स का काम हमारा हो जाएगा। सभी लोग जल्दी से जुड़ेंगे, फिर अपन स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो अपन बात कर रहे थे मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन। मैंने शुरू किया था, अगर आपको याद हो तो बातें चल रही थी मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन। मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन की बातें हमारे सामने हो रही थी। क्लियर? अब इसमें 2 टाइप से हमने बातें की थी, याद कीजिए। एक तो हमारे सामने था एडिशन पॉलीमराइजेशन, जिसको हमने छोड़ दिया था। एडिशन पॉलीमराइजेशन हमारे सामने रहेगा, एडिशन पॉलीमराइजेशन। या फिर दूसरा इसी का ही नाम हमारे सामने था चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। एडिशन पॉलीमराइजेशन बोल दीजिए या चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन बोल दीजिए, एक ही बात है। एडिशन पॉलीमराइजेशन बोल दीजिए या फिर चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन आप बोल सकते हैं, एक ही बात है। और दूसरा हम किस पर बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के ऊपर। किस पर बातें हो रही थी? कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के ऊपर हमारी बातें हो रही थी। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, या फिर इसी को ही हम क्या बोल सकते हैं? स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। क्या बोल सकते हैं? स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन आपको दिखाई देगा। स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन की बातें यहां पर हमारे सामने रहेंगी। क्लियर? ये वाला पार्ट हमने कवर कर लिया था। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन पूरा पढ़ लिया था, जिसमें हमने पॉलीअमाइड्स को पढ़ा, हमने पॉलीईस्टर्स को पढ़ा और अदर कंडेंसेशन पॉलीमर्स पढ़े। बहुत डेप्थ में हमने उससे रिलेटेड बातें की थी। अब जो बातें हमारे सामने रहने वाली हैं वो थोड़ी सी अलग रहेंगी। क्लियर? मैं एक बार देख लेता हूं कौन लोग हमसे जुड़ चुके हैं। चलिए, फैजल अहमद बेटा, कोशिश करेंगे बायोमोलिक्यूल भी बहुत जल्दी लेकर आएंगे नेक्स्ट वीक के अंदर। सीएम गुड इवनिंग। सचिन पालीवाल गुड इवनिंग। सत्यम कुमार गुड इवनिंग। मन्नू यादव गुड इवनिंग बेटा। हिमांशु एकदम बढ़िया हूं बेटा मैं। चलिए, तो शुरू करें आज का खेला। चलिए, आज का खेला खेला जाएगा। फिर देखिए, आज हमारा जो रहने वाला है मेन फोकस वो रहेगा एडिशन पॉलीमराइजेशन के ऊपर। किस पर रहेगा? एडिशन पॉलीमराइजेशन के ऊपर। मैंने आपको पहले बताया था कि एडिशन पॉलीमराइजेशन कौन शो करते हैं? मोस्ट ऑफ द केसेस में इथीन या उसके डेरिवेटिव ही हमारे सामने शो करते हैं। इस टाइप के आपको दिखाई देंगे। ये वाले जो रहते हैं वो एडिशन पॉलीमराइजेशन करते हैं। कई बार यहां पर कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड यानी कि एसिटाइलिन टाइप भी यहां पर एडिशन पॉलीमराइजेशन शो कर देते हैं। मैंने आपको क्वेश्चन भी करवाए थे कि भाई अगर आपसे पूछे कि बताइए ये कौन सा पॉलीमराइजेशन करेगा, जैसे विनाइल क्लोराइड है तो यहां पर Z की जगह कौन आ गया है? Cl, सो इट विल गो फॉर एडिशन पॉलीमराइजेशन। या फिर अगर अपन बात करना चाहें, हमारे सामने ये दे दिया, यहां पर कौन लगा दिया आपने? फिनाइल, मींस ये कौन है हमारे सामने? स्टाइरिन, तो ये भी एडिशन पॉलीमराइजेशन करेगा। यहां पर ZCl है, यहां पर Z कौन है? फिनाइल है। या फिर अगर अपन बात करना चाहें, हमारे सामने प्रोपीन है तो यहां पर Z कौन आ जाएगा? CH3। तो ये एडिशन पॉलीमराइजेशन शो करते हैं। क्या शो करते हैं? एडिशन पॉलीमराइजेशन शो करते हैं। अब मैं बात करता हूं कि एडिशन पॉलीमराइजेशन कौन कौन से मैकेनिज्म से जा सकता है। हमारे सामने बातें चल रही हैं एडिशन पॉलीमराइजेशन की। किसकी बातें चल रही हैं? एडिशन पॉलीमराइजेशन हमारे सामने कौन कौन से मैकेनिज्म से जा सकता है। सबसे पहले मेरी बात को ध्यान से सुनना। यहां पर हो सकता है फ्री रेडिकल एडिशन। क्या हो सकता है? फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन, यानी कि इसको हम बोलते हैं फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन। क्या बोलते हैं? फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन के नाम से जाना जाता है। भाई ध्यान से सुनना, यहां पर भी हम बहुत सारी एनसीईआरटी से रिलेटेड बातें करेंगे। फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन हम इसको बोलते हैं। बताइए इसमें कौन इंटरमीडिएट बनेगा? तो हम बोल सकते हैं फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल यहां पर क्या रहने वाला हमारे सामने? इंटरमीडिएट। कौन इंटरमीडिएट बनेगा? फ्री रेडिकल यहां पर इंटरमीडिएट बनकर आएगा फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन के अंदर। और अगर आप फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट बना रहे हैं तो फिर कैसा बनाना पड़ेगा आपको? मोर स्टेबल। कैसा बनाना पड़ेगा आपको? मोर स्टेबल बनाना पड़ेगा। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? यस। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहे, ध्यान से सुनना, नेक्स्ट हमारे सामने है भाई लोगों कैटायनिक पॉलीमराइजेशन। क्या है? कैटायनिक पॉलीमराइजेशन हमारे सामने रहेगी।
कैटायनिक पॉलीमराइजेशन, ये सब के सब किसी ना किसी इनिशिएटर की प्रेजेंस में करवाए जाते हैं। कैटायनिक पॉलीमराइजेशन, बताइए इसमें अगर मैं आप बात करना चाहूं तो कौन रहेगा हमारे सामने? कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बनेगा भाई लोगों। क्या बनेगा? कार्बोकेटायन। अगर अपन बात करना चाहें तो हमारे सामने क्या रहने वाला है? इंटरमीडिएट। कार्बोकेटायन क्या बनेगा? इंटरमीडिएट। अब आप बताइए, अगर कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बनेगा भाइयों, तो कार्बोकेटायन हम स्टेबल बनाएंगे कि अनस्टेबल बनाएंगे? जाहिर सी बात, इंटरमीडिएट को स्टेबल बनाने की कोशिश करेंगे। तो कार्बोकेटायन हमारे सामने क्या रहने वाला है? इंटरमीडिएट रहने वाला है। आज आपको बहुत सारी चीजें एनसीईआरटी की क्लियर होंगी, बस आप लोग मुझसे जुड़े रहे। कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट यहां पर बनेगा। आप बताइए कार्बोकेटायन कैसा बनाएंगे? हम बनाएंगे स्टेबल। कैसा बनाएंगे? स्टेबल। स्टेबल कार्बोकेटायन की हम यहां पर फॉर्मेशन करेंगे। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें तो हमारे सामने आता है एनायनिक। कौन सा आता है? एनायनिक पॉलीमराइजेशन। एनायनिक पॉलीमराइजेशन हमारे सामने रहेगा। और एनायनिक पॉलीमराइजेशन के अंदर आप बताइए हमारे सामने कौन बनेगा? मोस्ट ऑफ द केसेस में कार्ब एनायन इंटरमीडिएट बनेगा। कौन बनेगा? कार्ब एनायन हमारे सामने क्या बनेगा? इंटरमीडिएट। अगर कार्ब एनायन इंटरमीडिएट बनेगा तो बताइए हम कार्ब एनायन कैसा बनाएंगे? स्टेबल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? स्टेबल। इन सभी के अंदर भाई लोगों, इन सभी के अंदर अगर अपन बात करना चाहें तो इंटरमीडिएट बनते हैं। अगर आप फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन करते हैं तो उसमें फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट बनकर आएगा। अगर आप कैटायनिक पॉलीमराइजेशन करते हैं तो उसमें कार्बोकेटायन आपका इंटरमीडिएट बनकर आएगा। और अगर आप एनायनिक पॉलीमराइजेशन करते हैं तो उसमें एनायन हमारे सामने फ्री रेडिकल बनकर आने वाला है। क्या ये बात आपको क्लियर हुई? चलिए, अब एक और होता है, आपने नाम सुना होगा। कई बार क्या करते हैं हम, सीधा जाके नाम सुनते हैं, चीजें हमें समझ में नहीं आती है। अगर अपन बात करना चाहें तो एक हमारे सामने होता है जिगलर नाटा पॉलीमराइजेशन। क्या रहता है? जिगलर नाटा पॉलीमराइजेशन। ये भी हमारे सामने रहेगा। मेरी बात को ध्यान से सुनना भाई। जिगलर नाटा पॉलीमराइजेशन हमारे सामने रहेगा। इसको कई बार हम क्या बोल देते हैं? कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन भी हम इसको बोल देते हैं मेरे भाई। कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन भी हम इसको बोल देते हैं। तो सबसे पहले जिगलर और नाटा, ये दो अलग अलग केमिस्ट है भाई। दो अलग अलग केमिस्ट है, एक जर्मन का है, एक इटली का है। और इनको नोबेल प्राइज भी मिला था इनके इसी काम के लिए। इन्होंने पहले एक अपन बात कर ले कि किस टाइप का रहने वाला है। जिगलर नाटा कैटालिस्ट होता क्या है? तो ये हमारे सामने रहता है ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम। ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम प्लस टाइटेनियम टेट्रा क्लोराइड। ये हमारे सामने रहने वाला है जिगलर नाटा कैटालिस्ट। सबसे पहली बात सुनो, पहला क्वेश्चन यही बन जाता है, व्हाट इज जिगलर नाटा कैटालिस्ट? तो क्या आप बता सकते हैं जिगलर नाटा कैटालिस्ट क्या है? यस। हालांकि कुछ बुक्स दूसरा भी लिख देते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये हमारे सामने होता है जिगलर नाटा कैटालिस्ट। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। जिगलर नाटा कैटालिस्ट को तब लाया जाता है जब आप ब्रांचिंग को कंट्रोल करना चाहते हैं। किसको कंट्रोल करना चाहते हैं? ब्रांचिंग को जब आप कंट्रोल करना चाहते हैं, पॉलीमराइजेशन के अंदर स्टीरियोकेमिस्ट्री को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो जिगलर नाटा कैटालिस्ट लेकर आया जाता है। और जब आपका जिगलर नाटा कैटालिस्ट इस्तेमाल में लिया जाएगा तो वहां पर आपका इंटरमीडिएट नहीं बनते हैं, कोई फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट वहां पर नहीं बनेगा। और इसका बेस्ट एग्जांपल होता है अगर आप हाई डेंसिटी पॉलीथीन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? हाई डेंसिटी पॉलीथीन अगर आप बनाते हैं, हाई डेंसिटी अगर आप बनाते हैं पॉलीथीन, तो उस केस में हम जिगलर नाटा कैटालिस्ट का इस्तेमाल करते हैं। जब हम फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन करेंगे ना तो उसमें ब्रांचिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ब्रांचिंग। और ब्रांचिंग होने से क्लोज पैकिंग आपकी नहीं हो पाएगी और डेंसिटी लो रहेगी। अगर आप हाई डेंसिटी पॉलीथीन बनाना चाहते हैं तो उस केस में आपको जिगलर नाटा कैटालिस्ट का इस्तेमाल किया जाएगा। और जो लो डेंसिटी पॉलीथीन बनेगी वो फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन से बनेगी। किससे बनेगी? फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन से बनेगी। ये हमारे सामने मैकेनिज्म है। क्लियर? बेसिकली पहले हमसे ये भी पूछ सकता है कि बताइए कौन सा ऐसा है जो रेडिकल से जाएगा, कौन सा कैटायनिक से जाएगा, कौन सा एनायनिक से जाएगा। मेरी बात को ध्यान से सुनना। अब जबरदस्त बातें आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगी। मान लीजिए अगर अपन बात करना चाहें, ये हमारे सामने कोई मोनोमर है। क्लियर? और इसके बेसिस मोनोमर को देखकर हम ये बता सकते हैं कि कौन से एडिशन पॉलीमराइजेशन से जा सकता है। वो कैटायनिक, एनायनिक या रेडिकल से, तीनों में से कौन से जा सकता है, या एक से ज्यादा तरीके से भी वो एडिशन पॉलीमराइजेशन कर सकता है। और ये सारी बातें कौन डिसाइड करेगा? जेड। ये सारी बातें कौन डिसाइड करेगा? जेड। एक बार आप यहां तक कंफर्म कर दीजिए, मैं आगे बढ़ूंगा। फिर यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो क्लियर कर दीजिए, फिर आगे बढ़ूंगा भाई। बहुत अच्छी बात यह है कि केवल पढ़ने वाले लोग ही जुड़े हैं हमसे। जल्दी ही अपन बायोमोलिक्यूल भी लेकर आएंगे और बहुत शानदार लेवल पर बायोमोलिक्यूल आपको पढ़ाया जाएगा। और उसमें मैं कार्बोहाइड्रेट्स तक आपको कंप्लीट करवाऊंगा। कार्बोहाइड्रेट्स तक की बात हुई है। क्लियर? उससे आगे आप लोग सब अगर अपन बात करना अमीनो एसिड्स वगैरह और एंजाइम वगैरह, प्रोटीन वगैरह आप सब पढ़ लेते हैं बायोलॉजी के अंदर। कार्बोहाइड्रेट तक ऑर्गेनिक का पार्ट रहता है, उसको बहुत शानदार लेवल पर आपको करवाया जाएगा।
चलिए, सभी का मुझे मिला है जवाब, ऑल क्लियर सर, कोई दिक्कत नहीं है। आइए देखते हैं इनमें से कौन सा मैकेनिज्म होगा, ये जेड डिसाइड करेगा। ये क्या डिसाइड करेगा? जेड। क्लियर? आपको क्या सोचना है, अगर आपसे पूछे कि भाई ये केटाइनिक पॉलीमराइजेशन करेगा, ये रेडिकल पॉलीमराइजेशन करेगा, ये एनायनिक पॉलीमराइजेशन करेगा, तो यहां पर जहां जेड जुड़ा हुआ उस कार्बन पर, वहां पर आपको केटाइनिक में केटाइन बना के देखना है, एनायनिक में एनाइन बना के देखना है, और रेडिकल में रेडिकल बना के देखना है। अगर ये जेड जो लगा हुआ है, अगर उसमें से उस इंटरमीडिएट को स्टेबलाइज करता है, तो जाहिर सी बात है उस मेथड से पॉलीमराइजेशन करवाना चाहेगा, वहां से एडिशन पॉलीमराइजेशन करवाना चाहेगा। चलिए समझते हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात को। मान लीजिए हमारे सामने ये दिया हुआ है एक्राइलोनाइट्राइल। क्या दिया हुआ है? एक्राइलोनाइट्राइल। यहां पर हमारे सामने है CN, यहां पर हमारे सामने है CN, और हमसे पूछा जाएगा भाई एक्राइलोनाइट्राइल नो डाउट एडिशन पॉलीमराइजेशन करेगा। पाई बॉन्ड है, देखिए, नो डाउट एडिशन पॉलीमराइजेशन करेगा, लेकिन एडिशन पॉलीमराइजेशन में भी कहां से जाना पसंद करेगा? केटाइनिक मैकेनिज्म से, एनायनिक मैकेनिज्म से, या फिर रेडिकल मैकेनिज्म से? तो आपको यहां पर वो इंटरमीडिएट बनाकर देखने हैं। मान लीजिए अगर मैं सबसे पहले बात करना चाहता हूं एनायनिक मैकेनिज्म से, तो यहां पर जहां जेड जुड़ा हुआ है, दिमाग में क्या सोच लेंगे? एनायन। और आप जानते हैं एनायन में इसका CN का कैसा इफेक्ट लगेगा? -R। भाई लोगों ध्यान देना, पोलर पाई बॉन्ड वाला है, पोलर पाई बॉन्ड वाला कैसे लगाते हैं? -R। तो इस इंटरमीडिएट को क्या करेगा? स्टेबलाइज करेगा। इस इंटरमीडिएट को क्या करेगा? स्टेबलाइज करेगा। अगर स्टेबलाइज करेगा तो जाहिर सी बात है ये एनायन बन सकता है। क्लियर? इसका मतलब ये एनायनिक मैकेनिज्म से जा सकता है। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें, सर ये केटाइनिक मैकेनिज्म से जा सकता है क्या? तो केटाइनिक मैकेनिज्म के जाने के लिए जहां जेड लगा हुआ है, यानी कि जहां ग्रुप जोड़ा, वहां पर दिमाग में केटाइन सोच के देख। अगर तू यहां केटाइन सोचेगा तो CN का कैसा इफेक्ट लगेगा? -R। और -R कार्बोकेटाइन को डिस्टेबलाइज करता है। ए भाई मेरी बात ध्यान से सुन लेना, मेरी बात ध्यान से सुन लेना। पोलर पाई बॉन्ड से जितनी ज्यादा दूर रहेगा ना कार्बोकेटाइन, उतना ही ज्यादा स्टेबल रहेगा। पोलर पाई बॉन्ड वालों से जितना ज्यादा दूर बनेगा ना केटाइन, उतना ही ज्यादा स्टेबल बनेगा। सो इट विल बी हाईली अनस्टेबल कार्बोकेटाइन। तो ये केटाइनिक मैकेनिज्म से तो नहीं जाना पसंद करेगा। तो सर एक बार बताइए रेडिकल मैकेनिज्म के बारे में आपका क्या ख्यालात है? एक बार बताइए आप कि यहां पर रेडिकल मैकेनिज्म के बारे में आपके क्या ख्यालात हैं? देखिए रेडिकल मैकेनिज्म पर भी हम बात करें तो यहां पर CN लगा हुआ, यहां पर क्या बनाएंगे? रेडिकल। देखिए रेडिकल बहुत अलग चीज है भाई, रेडिकल बहुत अलग चीज है। यहां पर क्वेश्चन बना जेईई मेंस 2019 के अंदर, और बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। एनसीईआरटी ने भी बातें की है, बताऊंगा कि एनसीईआरटी कितनी गंभीर बातें करता है, लेकिन उसके लिए आपको मुझे सुनना पड़ेगा। अब अगर अपन बात करना चाहें तो इसका कैसा इफेक्ट लगता है? -R। नो डाउट -R है। और मैं आपको बता दूं कि रेडिकल्स को आपके इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एज वेल एज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग दोनों स्टेबलाइज करते हैं। रेडिकल को आपके इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एज वेल एज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग दोनों स्टेबलाइज करते हैं। अगर आपको इस बात का मालूम नहीं है तो ये बात आज से आप समझ लीजिए। इसको कैप्रोडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं। हो सकता है आपके लेवल पर सर ने डिस्कस ना किया हो, और किया है तो बेहतरीन बात आपको बताई गई है। तो -R भी रेडिकल को स्टेबलाइज करता है और +R भी रेडिकल को स्टेबलाइज करता है। यह बात अपने दिमाग में आप उतार लीजिए। अगर ऐसा है तो फिर तो ये रेडिकल पॉलीमराइजेशन भी कर सकता है, यानी कि ये एडिशन पॉलीमराइजेशन करेगा, ये एनायनिक मैकेनिज्म से जा सकता है, या फिर ये रेडिकल मैकेनिज्म से भी जा सकता है। नेक्स्ट एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लीजिए अगर अपन बात करना चाहें, ये हमारे सामने दिया हुआ है, इसको बोलते हैं बेटा स्टायरीन। क्या बोलते हैं हम? स्टायरीन। कई बार मैंने इनको रिएक्शन में भी इसका नाम लिखा है। स्टायरीन के अंदर अगर अपन बात करें तो बताइए क्या ख्याल आता है? स्टायरीन के अंदर अगर अपन बात करें, बताइए क्या ख्याल आता है? क्या ये आपका कैटायनिक मैकेनिज्म से जाना पसंद करेगा? तो मैंने क्या बोला था, जहां पर Z ग्रुप लगा हुआ है वहां पर क्या बना ले? कार्बो केटाइन। और फिनाइल ग्रुप कैसा इफेक्ट लगाएगा? +R इफेक्ट लगाएगा, एंड इट विल स्टेबलाइज द कार्बोकेटाइन। इट विल स्टेबलाइज द कार्बोकेटाइन। और अगर कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज करेगा तो यस, ये केटाइनिक मैकेनिज्म से जा सकता है। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें तो बताइए अब कौन सा देखना चाहते हैं? सर एनाइन बनाकर देखना चाहते हैं। यस, अगर अपन बात करना चाहें तो यहां पर हमारे सामने बना दिया है एनाइन। अगर एनाइन बनाओगे तो ये हमारे सामने इधर आएगा, और कैसा इफेक्ट लगेगा मेरे भाई? -R इफेक्ट लगेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि सर बेंजीन दोनों इफेक्ट लगा सकता है क्या? अरे डिपेंड करता है मेरे भाई किससे जुड़ा हुआ है, डिपेंड करता है। आप तो ये पढ़ लेते हैं कि लोन पेयर वाला है, और अगर नेगेटिव चार्ज वाला है तो कैसा इफेक्ट लगाएगा? +R। और वैकेंट ऑर्बिटल वाला है, या फिर अगर अपन बात करें पोलर पाई बॉन्ड वाला है तो कैसा लगाएगा? -R। ये सब जुगाड़ होते हैं भाई, जुगाड़ होते हैं ये। देखिए जब एनसीईआरटी पढ़ोगे तो एनसीईआरटी ने तो इफेक्ट बहुत क्लियरली एक्सप्लेन किया है +1 की एनसीईआरटी के अंदर। अगर किसी ग्रुप की तरफ इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो उसका इफेक्ट माइनस रहेगा, और अगर ग्रुप से इलेक्ट्रॉन दूर जाते हैं तो उसका इफेक्ट प्लस रहेगा। दैट्स ऑल। एनसीईआरटी बहुत
कम शब्दों में भारी बातें बोलता है। एनसीईआरटी बहुत कम शब्दों में भारी बातें बोलता है। जैसे अब आपको हो सकता है ये डाउट आ जाए, आप खुद समझना मेरे भाई, खुद समझना। मान लीजिए यहां पर हमारे सामने है, इसको कौन सा कार्बोकेटाइन बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं मेरे भाई बेंजाइल कार्बोकेटाइन। क्या बोलते हैं? बेंजाइल कार्बोकेटाइन हमारे सामने है। बताइए अगर अपन बात करें तो रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा? यस, बेंजीन से इलेक्ट्रॉन दूर जा रहे हैं तो राइट नाउ बेंजीन प्लस आर इफेक्ट दिखा रहा है। इसको कैसा इफेक्ट दिखा रहा है? अपने प्लस आर से इस कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज कर रहा है मेरे भाई। और अगर अपन बात करना चाहें, यहां पर हमारे सामने बन जाए बेंजाइल कार्बोनाइन। क्या बन जाए? बेंजाइल कार्बोनाइन। तो इस बार नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर, एक बात हमेशा ध्यान रखना, जिस एटम पर नेगेटिव चार्ज होगा या लोन पेयर होगा वो हमेशा एटम से दूर जाएगा। कहां जाएगा? एटम से दूर जाएगा। अगर एटम से दूर जाएगा तो बताइए इस बार बेंजीन की तरफ इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं तो कैसा इफेक्ट है इसका? माइनस आर इफेक्ट है। तो सर वो हमारी ट्रिक पोलर पाई बॉन्ड वाली, भाई वो धरी की धरी रह जाएंगे, उनका कोई मतलब नहीं है। कॉन्सेप्चुअली चीजों को डील किया करो। क्लियर? फिर आप स्टार लगाओगे, एक्सेप्शन लगाओगे, उससे कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसका मतलब बेंजीन यहां पर अगर अपन बात करना चाहें, इस फिनाइल ग्रुप का अपना माइनस आर लगा है और उस माइनस आर की वजह से इसने इसको स्टेबलाइज किया है। मतलब ये आपका एनायनिक मैकेनिज्म से भी जा सकता है। तो सर फिर बताइए अगर अपन बात करना चाहें तो क्या ये रेडिकल मैकेनिज्म से भी जा सकता है? तो खुद सोच मेरे भाई, पूछने की जरूरत नहीं है, तो खुद सोचना। अगर मैं यहां रेडिकल बना दूंगा तो रेडिकल में भी इसका कैसा इफेक्ट लगेगा? प्लस आर। आप बताइए ये इलेक्ट्रॉन इधर सप्लाई कर सकता है? यस, तो इसको भी स्टेबलाइज कर देगा। रेडिकल को तो प्लस आर और माइनस आर दोनों ही स्टेबलाइज करते हैं। शानदार बात बताई है। रेडिकल को तो प्लस आर और माइनस आर दोनों ही स्टेबलाइज करते हैं। शानदार बात बताइए। बताइए यहां तक किसी को कोई दिक्कत, आपत्ति, परेशानी है तो बता दीजिए। प्रशांत चौधरी जी, बेटा बिल्कुल माइनस आर रेडिकल को स्टेबलाइज करता है और उसको आप वीबीटी से नहीं समझा सकते, एमओटी से समझाना पड़ेगा। एमओटी की जरूरत पड़ेगी बेटा उसके लिए। तू ध्यान रख कि रेडिकल को प्लस आर एज वेल एज माइनस आर दोनों स्टेबलाइज करते हैं। ये ध्यान रख। यहां तक किसी को डाउट है तो भाई बिंदास बताएंगे, भाई लोगों जल्दी बताएंगे मुझे। क्लियर? अपन स्क्रीन टाइम नहीं बढ़ाना चाहते, काम की बातें हो तो बेटर है। सचिन पालीवाल जी का मुझे रिप्लाई मिल चुका है, क्लियर है सर। यास्मीन का भी रिप्लाई मिला है, ऑल क्लियर है सर। चलिए, सीएम ने भी रिप्लाई दे दिया है। जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं वो एटलीस्ट बने रही, मुझे लगता रहना चाहिए कि आपको चीजें चमक रही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारे सिलेबस में कौन सा है? चलिए मैं आता हूं, आपको एक बार वापस याद दिला देता हूं। ये सारे मैकेनिज्म में से हमारे सिलेबस के अंदर कौन सा है? केवल फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन है। कौन सा है? फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन है। एनसीईआरटी आपके पास है, उठा के देखना पूरी एनसीईआरटी में पॉलीमर में कहां लिखा हुआ है फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन। अभी उस पर बात करूंगा। हालांकि हल्का सा डिस्कशन जिगलर-नाटा कैटालिस्ट का भी किया गया है। हल्का सा डिस्कशन किसका किया गया है? जिगलर-नाटा कैटालिस्ट का भी किया गया है। आज आपको जीवन की वो सारी शॉर्ट ट्रिक पता लगेंगी कि आप कैसे बात किया करते थे शॉर्ट ट्रिक से। तो मान लेते हैं अब हम पढ़ने वाले हैं फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन विद मैकेनिज्म। फ्री रेडिकल एडिशन वाला रहेगा हमारे सामने। फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन की हम बातें करने वाले हैं। फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन की हम बातें करने वाले हैं। कौन सा पॉलीमराइजेशन पढ़ेंगे? एडिशन में फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन। अब आप जानते हैं, मैंने आपको बताया, नहीं जानते हैं तो ध्यान से सुन ले। दुनिया की कोई भी रेडिकल रिएक्शन हो 3 स्टेज में चलती है। ध्यान से सुन। स्टेप नहीं बोला, स्टेज बोला। क्या बोला? स्टेज। यस, 3 स्टेज में रिएक्शन कंप्लीट होती है। नंबर वन इज द चेन इनिशिएशन। नंबर 2 इज द चेन प्रोपेगेशन एंड नंबर 3 इज द चेन टर्मिनेशन। अगर आपने चैप्टर अल्केन पढ़ा है तो आपने जरूर पढ़ा होगा हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स, और उसमें चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपेगेशन, चेन टर्मिनेशन, ये सारे स्टेप आपको सर ने आइडेंटिफाई करने सिखाए होंगे। और रेडिकल रिएक्शन करवाने के लिए आपको रेडिकल इनिशिएटर की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है? रेडिकल इनिशिएटर की जरूरत पड़ती है। चलिए हम एक इन जर्नल ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? इन जर्नल हम यहां पर लेते हैं और बातें करते हैं। मान लीजिए हम किसके देखना चाहते हैं। ये हमारे सामने है अक्राइलोनाइट्राइल। ध्यान से सुनना, मैं एग्जांपल लेता हूं स्पेसिफिक। एनसीईआरटी ने पॉलीथीन का एग्जांपल लिया है, मैं पॉली अक्राइलोनाइट्राइल आपको बनाना सिखाऊंगा। क्या सिखाऊंगा? पॉली अक्राइलोनाइट्राइल। उसमें आपके कॉन्सेप्ट और भी क्लियर होंगे। क्लियर है? चलिए, तो ये हमारे सामने है भाई लोगों अक्राइलोनाइट्राइल। ये हमारे सामने कौन है? अक्राइलोनाइट्राइल। रिएक्शन करवाई गई है, यहां पर देखिए किसकी प्रेजेंस में करवाई जाती है?
रेडिकल इनिशिएटर की प्रेजेंस में। कौन लिया जाएगा? रेडिकल इनिशिएटर यहां पर लेना ही पड़ेगा, रेडिकल इनिशिएट करना ही पड़ेगा। और साथ में हाई प्रेशर रहता है, प्रेशर नॉर्मली यहां पर हाई लिया जाता है, ये हमारे सामने रहेगा हाई प्रेशर। अब बताइए रेडिकल इनिशिएटर की प्रेजेंस में रिएक्शन करवा रहे हो तो रेडिकल से ही तो जाएगा। अब बताइए जब इसकी पॉलीमराइजेशन होगा देन यू विल फाइंड दिस विल बी द पॉलीमरिक यूनिट, दिस विल बी द पॉलीमरिक यूनिट, ये हमारे सामने बनकर आ जाएगा। This unit will keep repeating itself. This unit will keep repeating itself. अब हमें इसी पर बात करनी है, आप इसको ध्यान से सुनना। मैं कह रहा हूं आपके जन्मों जन्मों के जो डाउट हैं वो दूर हो जाएंगे, जन्मों जन्मों के जो डाउट हैं वो दूर हो जाएंगे कि ये कैसे बना है। मैं सारी बातें करूंगा लेकिन पहले मुझे मैकेनिज्म समझा लीजिए। क्या समझा लेने दीजिए? मैकेनिज्म। चलिए ये कैसे हुआ मैकेनिज्म डिस्कस कर देता हूं। क्या डिस्कस कर देता हूं? मैकेनिज्म। सुनना मेरी बात को, ध्यान से सुनना मेरी बात को। सबसे पहले हमारे सामने क्या रहेगा? चेन इनिशिएशन। सबसे पहला स्टेज कौन सा होता है? चेन इनिशिएशन। मेरे साथ बोलते रहेंगे। चेन इनिशिएशन के अंदर हम क्या बनाते हैं? रेडिकल को जनरेट करते हैं। क्या करते हैं? रेडिकल को जनरेट। हमें यहां पर कोई पेरोक्साइड वगैरह चाहिए, एनसीईआरटी ने पेरोक्साइड दिया हुआ है, जैसे कि बेंजोइल पेरोक्साइड का नाम भी लिखा हुआ है, और भी पेरोक्साइड लिखे हुए हैं एनसीईआरटी ने। हम आ जाते हैं बेंजोइल पेरोक्साइड से। ये बेंजोइल पेरोक्साइड से आपका वास्ता पहले भी पढ़ा होगा। उससे पहले कब पढ़ा है सर? ये यस आपने पढ़ा होगा, जब आपने पढ़ा होगा कौन सा? एंटी मार्कोनिक एडिशन। कौन सा पढ़ा होगा? एंटी मार्कोनिक एडिशन, HBr का एडिशन इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, जिसे आपको क्या बोलते हैं? क्रास इफेक्ट भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? क्रास इफेक्ट। एनसीईआरटी ने वहां पर भी इसी पेरोक्साइड का इस्तेमाल किया है। तो ये हमारे सामने है बेंजोइल पेरोक्साइड। क्या है? बेंजोइल पेरोक्साइड विच इज रेडिकल इनिशिएटर। अगर मैं इसको हीट कर देता हूं, क्या कर देता हूं? हीट, या इस पर लाइट डाल देता हूं, तो आप जानते हैं ये वाला बॉन्ड, भाई लोगों ध्यान से सुन लो, आप जानते हैं ये वाला जो बॉन्ड है ये काफी वीक है ड्यू टू लोन पेयर रिपल्सन। ये जो बॉन्ड है काफी वीक है ड्यू टू लोन पेयर रिपल्सन। और अगर ऐसा है तो ये बॉन्ड आपका ब्रेक हो जाएगा। और ये बॉन्ड कैसे ब्रेक होगा? अरे होमोलेटिकली ब्रेक होने वाला है मेरे भाई, क्योंकि इनमें ये डिफरेंस नहीं है। होमोलेटिकली का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन यहां पर और एक इलेक्ट्रॉन यहां पर चला जाएगा। मेरी बात को ध्यान से सुनना भाई, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। ये जो एरो आप लोग ड्रॉ करते हैं ना, ये कोई खूबसूरती के लिए बनाई गई चीज नहीं है मेरे भाई। नहीं 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 नहीं। एक बार AIPMT ने पूछा था कि किस रिएक्शन में जो एरो हैं वो करेक्टली मेंशन्ड नहीं है। अब देखना उस क्वेश्चन में मैक्सिमम स्टूडेंट्स को डाउट आते हैं, क्योंकि हम जब रिएक्शंस लिखते हैं तो हवाबाजी में बातें करते रहते हैं। जैसे ऐसे रिएक्शंस लिखते हैं, मान लीजिए हमारे सामने है RCl, ऐसे यू बना देते हैं। क्या है भाई? ये कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब तो आपने यहां पर हवा से शुरू किया, हवा में उड़ा दिया इलेक्ट्रॉन्स को। सो दिस इज नॉट द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन। एरो जो है आपके कर्ली एरोज, दे रिप्रेजेंट्स द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दे रिप्रेजेंट्स द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां पर आपको बता रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन पर और एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन पर निकल गया है मेरे भाई। अगर ऐसा होगा तो मैं बैलेंसिंग इंपॉर्टेंट नहीं रख रहा हूं, मैं बैलेंसिंग इंपॉर्टेंट नहीं रख रहा हूं। ये हमारे सामने बनकर आ जाएगा बेंजोइल रेडिकल। क्या बनकर आ जाएगा? बेंजोइल रेडिकल। हालांकि इसके 2 मोल बनेंगे। क्या बनेंगे? 2 मोल। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। अगर तूने फ्री रेडिकल एडिशन पढ़ा है तो वहां पर भी एनसीईआरटी ने यही बनाया, और ये रेडिकल कभी डायरेक्ट रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता है। ये पहले डिकम्पोज हो जाता है, CO2 रिलीज कर देता है, उसके बाद बना हुआ रेडिकल रिएक्शन करेगा। तो यहां पर आप जानते हैं ऑक्सीजन पर क्या है? इलेक्ट्रॉन। वो बोलेगा जल्दी से एक इलेक्ट्रॉन का जुगाड़ कर, जल्दी से एक इलेक्ट्रॉन का जुगाड़ कर। तो बोलेगा कहां से इलेक्ट्रॉन का जुगाड़ करूं? बाजू से करूंगा तो एक इलेक्ट्रॉन बोलता है तेरे पास है, एक इलेक्ट्रॉन इधर से तोड़ दिया है। जब भी रेडिकल की वजह से बॉन्ड टूटेगा, कैसे टूटेगा? होमोलेटिकली। जब भी रेडिकल की वजह से बॉन्ड टूटेगा, कैसे टूटेगा? होमोलेटिकली। रेडिकल बनाना पसंद करता है, रेडिकल बनाना पसंद करता है। अगर ऐसा हुआ तो बताइए हमारे सामने ये रेडिकल बनकर आएगा मेरे भाई। ध्यान से सुनना, यहां पर अगर अपन बात करना चाहें तो ये बन जाएगा हमारे सामने। इसका नाम क्या रहने वाला है? इसका नाम रहता है फिनाइल रेडिकल। इसका नाम क्या रहता है मेरे भाई? नाम रहता है फिनाइल रेडिकल। और साथ में कौन निकल जाएगा यहां से? CO2। साथ में कौन निकल जाएगा यहां से? CO2। अब ये जो रेडिकल है ये रिएक्शन करना शुरू करेगा। ध्यान से सुनना भाई, ध्यान से सुनना। कमाल की बातें अब यहां पर होने वाली हैं। ये जो रेडिकल है ये रिएक्शन करेगा किसके साथ? अक्राइलोनाइट्राइल के साथ। ये जो रेडिकल आपका है ये रिएक्शन करेगा किसके साथ? अक्राइलोनाइट्राइल के साथ। अक्राइलोनाइट्राइल के ऊपर जाकर जुड़ेगा ये। अब जुड़ने के 2 तरीके हैं, ध्यान से सुन लेना मेरे भाई, ध्यान से सुन लेना। जुड़ने के कितने तरीके हैं? 2 तरीके हैं। जल्दी से जवाब दीजिए। 2 तरीके हैं, सोच सकते हैं 2 तरीके कौन से हैं? चलिए MYY वाले बच्चे भी जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के इतने प्यार के लिए। मैंग बेटा, अगर आप कोटा मूव करते हैं, किसी भी इंस्टीट्यूट में मूव करते हैं, जहां तक मेरी नॉलेज है
तो अगर आपने +1 में बहुत ज्यादा अच्छा पढ़ाई नहीं किया है तो भी लगभग सभी इंस्टीट्यूट ही आपको +1 +2 दोनों पढ़ाते हैं, +1 +2 दोनों ही पढ़ा देते हैं, कवर करवा देते हैं +1 का पार्ट भी। और अगर आप अनअकैडमी आते हैं तो हम लोग तो करवाएंगे, दोनों ही कवर करवाएंगे। हालांकि ये सही जगह नहीं है बेटा, मैं आपके मैसेज का सही से रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा, वरना मेरे जो दूसरे स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं उनको बुरा लगेगा कि सर पढ़ाने के बीच में आप ऐसी बातें, और आप भी ऐसी बातें करेंगे तो काम कैसे चलेगा। बात बिल्कुल सही है, क्लियर। मैंने आपको सोचने का समय दिया था कि यहां पर ये जुड़ने वाला है तो 2 तरीके से जुड़ सकता है। कितने तरीके से जुड़ सकता है? 2 तरीके से जुड़ सकता है। देखिए आप जब यहां तक नहीं समझेंगे ना तो फिर आप एनसीईआरटी को नहीं समझ पाएंगे। अगर आप ये वाली बातें नहीं समझेंगे तो एनसीईआरटी को कभी नहीं समझ पाएंगे। तो सर बताइए कैसे? देखो यहां से अगर अपन बात करना चाहें, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना। यहां पर ये जो पाई बॉन्ड है कार्बन कार्बन का, ये टूटेगा, टूटेगा। आप बताइए रेडिकल की प्रेजेंस में होमोलैटिकली टूटेगा, क्लियर है? टूटेगा, होमोलैटिकली टूटेगा। तो यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन यहां से आएगा और 1 इलेक्ट्रॉन यहां से आएगा, क्लियर। अब देखो कैसे हो सकता है, ये इस कार्बन की साइड से जुड़ सकता है मेरे भाई, इस कार्बन की साइड से जुड़ सकता है। अगर ऐसा हुआ तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार से बनकर आएगा भाई, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। अगर ऐसा कुछ हुआ तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार से बनकर आएगा, ये रेडिकल बनेगा। क्या बनेगा? ये रेडिकल। ध्यान से सुनना, अगर ये जो आपका अक्राइलोनाइट्राइल है वो इस साइड से जुड़ता है तो रेडिकल वहां बन जाएगा, यहां बन जाएगा। 1 मिनट सर, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये इस साइड से जुड़ जाए। किस साइड से जुड़ जाए मेरे भाई? ध्यान से सुनना, किस साइड से जुड़ जाए? इस साइड से जुड़ जाए सर, इस साइड से। अगर इस साइड से जुड़ेगा मेरे भाई, इस साइड से जुड़ेगा मेरे भाई, तो उस केस में आप बताइए, उस केस में आप बताइए जो रेडिकल आप लोगों के सामने बनेगा वो यही रेडिकल बनेगा क्या? यस। अब दोनों इंटरमीडिएट में से आपको बताना है, दोनों इंटरमीडिएट में से आपको बताना है कौन सा इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल रहेगा। दोनों इंटरमीडिएट में से आपको बताना है कौन सा इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल रहेगा। देखिए यहां पर इसका कैसा इफेक्ट लग रहा है? -R। कैसा इफेक्ट लग रहा है? -R। और यहां पर CN, यहां पर CN हमारे सामने कैसा इफेक्ट लगाता है? -I। अगर मैं रेडिकल इंटरमीडिएट पढ़ा रहा होता, अगर मैं आपको जीओसी पढ़ा रहा होता तो मैं आपको समझाता, मैं आपको समझा देता एक बात कि रेडिकल को केवल और केवल -I ही डिस्टेबलाइज कर सकता है, रेडिकल को केवल और केवल -I ही डिस्टेबलाइज कर सकता है। ये बात मैं आपको बता देता अगर मैं चल रहा होता जीओसी के अंदर। तो अभी तो तू ये ध्यान रख, इधर इसका -R लग रहा है CN का, इधर इसका -R नहीं लग रहा। कैसे लग रहा है सर -R? चल ये भी मैं तेरे को बता देता हूं, जैसे तूने जीवन में पढ़ा है बेटा, मैं वैसे ही तेरे को थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं। ये देखो, ये देखो, देखो पाई बॉन्ड से पाई बॉन्ड से पाई बॉन्ड से पाई बॉन्ड से नेक्स्ट एटम पर रेडिकल है, पाई बॉन्ड से नेक्स्ट एटम पर रेडिकल है। तो बताइए इसका कैसा इफेक्ट लगेगा? -R। एंड -R रेडिकल को क्या करता है? स्टेबलाइज। रेडिकल को -R +R दोनों स्टेबलाइज करते हैं मेरे बेटा, ध्यान से सुन ले। इसका मतलब इस ट्रैक से जाएंगे और इस ट्रैक से नहीं जाएंगे, इस ट्रैक से जाएंगे और इस ट्रैक से नहीं जाएंगे। आपको ये बात समझ में आई ना? तो किस साइड से जुड़ेगा ये, यहां पर ये जो मैंने CN लिखा हुआ है यहां पर नॉर्मली क्या रहेगा? Z। ये डिसाइड करेगा। तो रेडिकल आपने इनिशिएट कर लिया है, रेडिकल आपने इनिशिएट कर लिया है। ये मैंने बहुत ही शानदार बात बताई, एक बार क्लियर कर देंगे, एक बार क्लियर कर देंगे भाई सभी लोग। ये बात अगर क्लियर हुई तो क्लियर कर देंगे एक बार सभी लोग। ये वाली जो बात मैंने आपको बताई है कि किस साइड से जुड़ेगा, प्लीज एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिए, कंफर्म कर दीजिए क्या ये बात आपको समझ में आई? कंफर्म कर दीजिए भाइयों। अगर किसी बच्चे को बायोमोलिक्यूल पॉलीमर जैसे टॉपिक्स में दिक्कत आ रही है, मोस्टली टीचर के पास टाइम कम होने की वजह से टॉपिक बहुत जल्दी पढ़ा दिए जाते हैं, तो आप ये लेक्चर जो हैं उनको भी बोल सकते हैं कि यहां पर देख सकते हैं। अगर आपकी वजह से किसी का भला हो जाए तो आपका इनडायरेक्टली भला हो जाएगा। चलिए, सचिन पालीवाल जी का जवाब मिला है, जी सर ऑल क्लियर। सत्यम का भी जवाब मिला है, क्लियर है सर। चलिए, यास्मीन ने भी जवाब दिया है, क्लियर है सर। चलिए, बहुत बड़ी बात आज आपने सीखी है, बहुत बड़ी बात आज आपने सीखी है। अब नेक्स्ट हमारे सामने चलेगा, नेक्स्ट जो स्टेप चलेगा चेन प्रोपेगेशन। नेक्स्ट स्टेप हमारे सामने चलेगा चेन प्रोपेगेशन, हमारे सामने चलेगा। देखिए एनसीईआरटी ने पॉलीथीन बनाना सिखाया है, लेकिन वहां पर मैं जो बात समझाना चाहता था वो समझा नहीं पाता। अब मैं आपको बात समझा सकता हूं। तो हमारे सामने देखो, मैं फिनाइल को पीएच लिख दूंगा, ये हम बनाकर आ चुके हैं। अभी अभी आपने देखा था कि ये हमारे सामने रेडिकल बन चुका है, और रेडिकल एक बार बन जाता है तो फिर रिएक्शन करना शुरू कर देगा। अब वापस से रिएक्शन होगी किसके साथ? अक्राइलोनाइट्राइल के साथ। वापस से रिएक्शन होगी किसके साथ? अक्राइलोनाइट्राइल के साथ। तो रेडिकल बॉन्ड वापस तोड़ेगा, रेडिकल वापस बॉन्ड तोड़ेगा। और कैसे तोड़ेगा मेरे भाई? होमोलैटिकली तोड़ेगा। तो आप बताइए यहां पर वापस से एडिशन होगा कि नहीं होगा? यस,
ये इस प्रकार से हमारे सामने जुड़ेंगे। एक यूनिट पहले ही जुड़ चुकी थी, एक यूनिट पहले ही जुड़ चुकी थी, अब दूसरी यूनिट भी जुड़ने जा रही है, अब दूसरी यूनिट भी जुड़ने जा रही है। आप ध्यान दीजिए, यहां पर रेडिकल बना रहे हैं। रीजन भी, दिस रेडिकल इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, दिस रेडिकल इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें, अब ये ऐसे जुड़ता ही चला जाएगा। अब ये जो खेला आपने खेल दिया है, अब ये चलता ही रहेगा। यही है चेन रिएक्शंस होती हैं ये। तो फिर से आपके सामने आके जुड़ेगा। आप जानते हैं एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, तो ये पहली यूनिट हमारे सामने जुड़ी थी, जी हां। फिर अगर अपन बात करना चाहें, ये दूसरी यूनिट हमारे सामने जुड़ी थी, जी हां। और अगर अपन बात करना चाहें तो अब ये कौन सी यूनिट जुड़ने के लिए जा रही है, यहां पर ये हमारे सामने तीसरी यूनिट जुड़ने के लिए जा रही है। ये क्या बन गया है, रेडिकल। ये बॉन्ड थोड़ा सा बड़ा बना दिया है मैंने। फिर से बताइए मेरे भाई, फिर से बताइए, क्या अक्राइलोनाइट्राइल फिर से जुड़ जाएगा? जी हां, यहां से एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा। तो इस बार कितनी यूनिट जुड़ गई है मेरे भाई, तूने बताया नहीं। इस बार अगर अपन बात करना चाहें तो कितनी यूनिट्स हमारे सामने जुड़ गई है, बताया नहीं आपने। ये पहली यूनिट जुड़ी थी, जी सर। ये दूसरी यूनिट जुड़ी थी, जी सर। ये तीसरी यूनिट जुड़ी थी, जी सर। और अब ये कौन सी यूनिट जुड़ गई है मेरे भाई? सर ये चौथी यूनिट हमारे सामने जुड़ चुकी है। तो अब गौर से देखो, बार बार रिएक्शन करने का कोई मतलब नहीं है। आप देखो दिस यूनिट, ध्यान से देखो, ये वाली जो यूनिट है, ये वाली जो यूनिट है, ये वाली जो यूनिट है, दिस यूनिट विल कीप रिपीटिंग इटसेल्फ, दिस यूनिट विल कीप रिपीटिंग इटसेल्फ। आप देखिए पॉलीमर के अंदर यही यूनिट तो बार बार रिपीट कर रही है कि नहीं है? तो अब ये लेन जो ये चेन है, ये लंबी बनती ही चली जाएगी, ऐसे जुड़ते ही चले जाएंगे। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, हजारों मॉलिक्यूल्स इसमें चेन में जुड़ जाएंगे और आपके सामने एक चेन बनकर आ जाएगी। तो ये था हमारे सामने एडिशन वाला। अब अगर अपन बात करना चाहें, ये चेन प्रोपगेशन है। नेक्स्ट स्टेप हमारे सामने कौन सा होता है? चेन टर्मिनेशन। कौन सा होता है? चेन टर्मिनेशन हमारे सामने रहेगा। तो चेन टर्मिनेशन सबसे आसान होता है, दो रेडिकल्स को जोड़ दीजिए, ये दो चेन चलती रहेंगी, उनको आपस में जोड़ दीजिए, टर्मिनेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टर्मिनेशन। तो वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए है नहीं। अब आते हैं सीधा टर्मिनेशन। आप एनसीईआरटी देखोगे चमक जाएगा। अब सर मुझे बताइए सीधा पॉलीमराइजेशन कैसे करें? अब आपको जीवन के सारे जुगाड़ समझ में आने लगेंगे, जीवन के सारे जुगाड़ समझ में आने लगेंगे। यहां पर हमारे सामने रहेगा रेडिकल इनिशिएटर। क्या रहेगा? रेडिकल इनिशिएटर हमारे सामने रहेगा। आप जानते हैं कोई ना कोई रेडिकल इनिशिएटर हमें लेना ही पड़ेगा। और यहां पर नॉर्मली हाई प्रेशर का इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है? हाई प्रेशर का नॉर्मली हमारे सामने इस्तेमाल किया जाता है। अब इसकी एन यूनिट्स हैं। क्या है? एन यूनिट्स। अब देखो इस एन का मतलब क्या है? ये देखो पहली जुड़ी, ये दूसरी जुड़ी, ये तीसरी जुड़ी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, ऐसे जुड़ती चले जाएंगे। ऐसे एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे? आपस में जुड़ जाएंगे। किसके थ्रू जुड़ेंगे? वो एडिशन रिएक्शन के थ्रू जुड़ जाएंगे। तो अगर हमसे पूछा जाए पॉलीमरिक यूनिट, पॉलीमरिक यूनिट बेटा इसको बोलते हैं, ये देखो, ये देखो, ये वाली यूनिट जो अपने आपको बार बार रिपीट कर रही है, ये वाली यूनिट जो बार बार रिपीट कर रही है, इसको पॉलीमरिक यूनिट बोलते हैं। कैसे बनाएंगे इसकी पॉलीमरिक यूनिट? अब आपको जितने भी जीवन में जुगाड़ पड़े हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे, सब क्लियर हो जाएंगे। देख, ये डबल बॉन्ड है क्या? यस। ये डबल बॉन्ड है क्या? यस। इस डबल बॉन्ड को शाहरुख खान स्टाइल में ऐसे दोनों साइड खोल दे। क्लियर? इसका मतलब है कि यहां पर डबल बॉन्ड को आपको ऐसे तोड़ देना है, डबल बॉन्ड को इधर कर देना है। और ये जैसे ही हाथ बंद करे शाहरुख खान, उससे पहले ब्रैकेट लगा के एन लगा के निकल ले, ब्रैकेट लगा के एन लगा के निकल ले। अब देख, ये वाली जो यूनिट है, समझ में आ रही है? ये वाली यूनिट है, रिपीट कर रही है, मतलब ये वाली यूनिट अपने को एन नंबर ऑफ टाइम्स आपके पॉलीमर के अंदर रिपीट करती रहेगी। इसे हम पॉलीमरिक यूनिट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? इसको हम बोल देते हैं पॉलीमरिक यूनिट। बताइए यहां तक किसी को कोई दिक्कत, आपत्ति, परेशानी है क्या? होनी भी नहीं चाहिए। अब आप बोलोगे कि सर अगर मुझे पॉलीमरिक यूनिट दे दी जाए और मुझसे पूछा जाए मोनोमर कौन है, मान लीजिए मुझे दे दिया जाए पॉलीमरिक यूनिट और मुझसे पूछा जाए किसका मोनोमर कौन है, अरे तो फिर कौन सी बड़ी बात है मेरे भाई? अब इसके ब्रैकेट को हटा ले, इस ब्रैकेट को दोनों साइड से हटा ले, ये दो जो हाथ खोले थे उनको वापस क्लोज कर दे और डबल बॉन्ड बना दे। आप वापस आ जाएंगे अपने मोनोमर के ऊपर, वापस आ जाएंगे अपने मोनोमर के ऊपर। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बता दीजिए भाई। चलिए, यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बता दीजिए। अब अपन सारे एडिशन पॉलीमर एक साथ निपटा देंगे, सारे एडिशन पॉलीमर्स एक साथ निपटा देंगे। फिर मैं आपको एनसीईआरटी बता दूंगा कि मैंने कौन कौन सी चीजों को कवर कर दिया है। बताते रहेंगे भाई, बताते रहेंगे। क्लियर कर दीजिए मुझे जो लोग जुड़े हुए हैं मेरे साथ, क्या ये बात आपको क्लियर है? क्या ये बातें आपको क्लियर हो चुकी हैं ताकि हम आगे बढ़ सके? सचिन का मुझे रिप्लाई मिल चुका है। सत्यम का भी रिप्लाई आ चुका है, सत्यम का भी रिप्लाई आ चुका है। जल्दी जल्दी मुझे बता देंगे ताकि मैं आगे बढ़ पाऊं।
आपका कम से कम टाइम वेस्ट हो सके। सीएम का भी रिप्लाई आ चुका है। आनंद की अनुभूति होनी चाहिए आपको पढ़ के, मजा आना चाहिए, एकदम क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए चीजें। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, मजा नहीं आ रहा है, तो बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करें भाई, सीधा बोलता हूं, बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करें, किसी दूसरे सोर्स से आप पढ़ सकते हैं। चलिए, कनिका यादव का भी जवाब मिल चुका है, यस सर, सब क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखना, अब अपन सारे एडिशन पॉलीमर्स एक साथ लेकर आएंगे, सारे एडिशन पॉलीमर्स एक साथ लेकर आएंगे। एक साइड पॉलीमर रहेगा, एक साइड मोनोमर रहेगा, दूसरी साइड उनकी पॉलीमरिक यूनिट रहेगी। क्लियर? अगर एडिशन पॉलीमर्स हैं तो मैक्सिमम वो रेडिकल इनिशिएटर की प्रेजेंस में करवाए जाएंगे, मैक्सिमम रेडिकल इनिशिएटर की प्रेजेंस में वो करवाए जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अपन बात करेंगे, देखिए इधर अगर मैं बात करना चाहूं तो मैं इधर लिखूंगा पॉलीमर, क्या लिखूंगा? पॉलीमर। यहां पर हम क्या लिखेंगे? मोनोमर। क्या लिखेंगे? मोनोमर। क्लियर? और इधर अगर अपन बात करना चाहें तो पॉलीमरिक यूनिट लिखेंगे। पॉलीमरिक यूनिट का मतलब वो यूनिट जो रिपीट करने वाली, जैसे अभी आपने एक्राइलोनाइट्राइल में देख लिया कौन रिपीट होता है। चलिए वन बाय वन चलते हैं। सबसे पहले हमारे सामने आता है पॉलीथीन। कौन आता है सबसे पहले हमारे सामने? पॉलीथीन हमारे सामने आएगा। लीजिए, पॉलीथीन सबसे पहले हमारे सामने आने वाला है। बताइए, पॉलीथीन नाम में ही छुपा हुआ है, ये पॉलीमर है। पॉलीथीन, पॉलीवर्ड आता इथीन, तो बताइए मोनोमर इसका कौन रहने वाला है? इथीन। नाम के अंदर ही छुपा हुआ है इथीन, तो ये हमारे सामने रहेगा इथीन, और ये कुछ इस प्रकार से रहेगा CH2। क्लियर? अब बताइए इसकी पॉलीमरिक यूनिट कैसे दिखाई देगी मेरे भाई? आधा पाई बॉन्ड इधर, आधा पाई बॉन्ड इधर, और क्या लगा दे? ब्रैकेट। ये लीजिए, तो इस प्रकार से आधा पाई बॉन्ड इधर खोला, आधा इधर खोला, ब्रैकेट लगा दिया। अगर ये पॉलीमरिक यूनिट दिया है, ब्रैकेट हटा दे, डबल बॉन्ड वापस बना दे, यू विल बी बैक टू द मोनोमर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें तो हमारे सामने आएगा पॉलीप्रोपीन। कौन आने वाला है? पॉलीप्रोपीन। अब इन सबको इथीन के डेरिवेटिव बना बना कर लिखूंगा। क्लियर? तो बताइए मोनोमर कौन होगा? जाहिर सी बात है प्रोपीन होगा, जाहिर सी बात है कौन होगा? प्रोपीन होगा। तो बताइए प्रोपीन को कैसे लिखना है भाई? इस प्रकार से इथीन का डेरिवेटिव बनाकर जो आपका CH3 है वो यहां पर आ जाएगा Z की फॉर्म में, Z की फॉर्म में आ गया। फिर ठीक है सर, बताइए इसकी पॉलीमरिक यूनिट कैसे दिखाई देगी? पाई बॉन्ड को सर आधा उधर, पाई बॉन्ड को सर आधा इधर, और इस प्रकार से क्या लगा देंगे? इस प्रकार से क्या लगा देंगे? ब्रैकेट, और लगा देंगे N। ये हमारे सामने पॉलीमरिक यूनिट दिखाई देने वाली है। चलिए आगे चलते हैं नंबर 3 पर। अब हमारे सामने आने वाला है पॉलीअक्राइलोनाइट्राइल। पॉलीअक्राइलोनाइट्राइल हमारे सामने आने वाला है, पॉलीअक्राइलोनाइट्राइल। एक बार मैं आपको थोड़ा सा अक्राइल यूनिट बता दूं ताकि आपको याद रखने में दिक्कत ना हो। मैं थोड़ा सा आपको अक्राइल यूनिट बता देता हूं पीछे जाके। देखिए ये वाली जो यूनिट होती है ना बेटा, ये वाली जो आपकी यूनिट होती है, ये इसको हम अक्राइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको हम अक्राइल यूनिट बोलते हैं मेरे भाई। एक बार इसको समझ ले, फिर आपके जीवन के बहुत सारे दुख दर्द क्या हो जाएंगे? दूर हो जाएंगे। ये अक्राइल यूनिट है। यहां पर कोई कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, उससे नेक्स्ट कार्बन, अगर यहां पर कोई कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप आ जाएगा तो वो अक्राइल वर्ड लग जाएगा। जैसे अगर मैंने यहां पर एसिड बना दिया तो इसको क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे अक्राइलिक एसिड। क्या बोलेंगे? अक्राइलिक एसिड। नेक्स्ट अगर मान लीजिए सर यहां पर एसिड ना बनाकर आपने क्या बना दिया होता? एल्डिहाइड, तो इसको क्या बोलेंगे? अक्राइल एल्डिहाइड। क्लियर? मान लीजिए सर ये ना बनाकर आपने क्या बना दिया होता? यहां पर कार्बन होना चाहिए उस फंक्शनल ग्रुप में मेरे भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो यहां पर मैंने क्या बना दिया होता? CN, तो इसी को क्या बोल देते हैं? अक्राइलोनाइट्राइल। क्या बोलते हैं? कॉमन इंग में ओ नाइट्राइल, तो अक्राइलोनाइट्राइल। क्या ये बात क्लियर हुई? चलिए अब आगे आ जाता हूं भाई। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें तो ये हमारे सामने है पॉलीअक्राइलोनाइट्राइल। इन शॉर्ट इसको क्या बोल दिया जाता है? पैन। क्या बोल दिया जाता है? PAN, पैन के नाम से भी जाना जाता है। आप बताइए, अगर आपको ये वर्ड याद है अक्राइलोनाइट्राइल, तो पोली को हटा दो। किसको हटा दो? पोली को। तो इसका जो मोनोमर हमारे सामने रहने वाला है, इसका जो मोनोमर हमारे सामने रहेगा, कौन सा रहेगा? अक्राइलोनाइट्राइल। ये रहेगा, ये देखो अक्राइलो क्या रहेगा? नाइट्राइल। तो बेटा जी कई बार ना नाम नहीं स्ट्रक्चर दे देता है, क्योंकि बच्चे को पता है पोली हटा दे अक्राइलोनाइट्राइल बन जाएगा मोनोमर। तो अक्राइलोनाइट्राइल के हमें स्ट्रक्चर भी पता होना चाहिए। 2 कार्बन और यहां पर कौन आना चाहिए? CN। तो मैंने CN को नीचे लिख दिया, यही तो पढ़ा था हमने, इसी से तो मैकेनिज्म को समझा था। तो यहां पर जब आपके सामने पॉलीमरिक यूनिट बनकर आएगी, यहीं पर जब आपके सामने पॉलीमरिक यूनिट बनकर आएगी, तो यहां पर आप इस प्रकार से N लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए? N। ये हमारे सामने बन जाएगा पॉलीमरिक यूनिट। चलिए आगे बढ़ते हैं भाइयों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे सामने आने वाला है पॉलीस्टाइरीन। कौन आने वाला है? पॉलीस्टाइरीन हमारे सामने रहेगा। क्वेश्चन को घुमा सकता है, पहले आपको स्टाइरीन पता होना चाहिए। इसका मोनोमर क्या रहेगा? स्टाइरीन। मोनोमर कौन रहने वाला है?
स्टाइरिन। अब बच्चा क्या एक्सपेक्ट करता है कि पॉलीस्टाइरिन का मोनोमर मुझसे पूछेगा। अरे मोनोमर पूछेगा लेकिन नाम नहीं देगा, क्योंकि नाम देगा तो ढेर सारा है, क्या हटा देगा, पॉली तुरंत टिक मार देगा स्टाइरिन के ऊपर कि स्टाइरिन अपने आप को बार बार रिपीट कर रहा है, तो हमें स्ट्रक्चर भी याद आनी चाहिए। तो यहां पर अगर अपन बात करना चाहें तो ये हमारे सामने कुछ इस प्रकार से है, और यहां पर जब आप ये फिनाइल ग्रुप लगा देंगे तो इसको बेटा स्टाइरिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टाइरिन। जब यहां पर पॉलीमराइजेशन होगी तो पाई बॉन्ड को दोनों साइड से निपटा दीजिए। जब यहां पर पॉलीमराइजेशन होगी तो पाई बॉन्ड को दोनों साइड से निपटा दीजिए, और ये हमारे सामने बनकर आ जाएगा पॉलीस्टाइरिन का रिपीटिंग यूनिट। पॉलीस्टाइरिन का रिपीटिंग यूनिट। चलिए 4 तक हम बढ़ गए हैं, सेम बातें होती रहेंगी। नंबर 5 पर आ जाता हूं मेरे भाई, नंबर 5 पर आ जाता हूं। बताइए नंबर 5 पर जल्दी से बताइए और कौन कौन से बच गए हैं। एक हमारे सामने होता है टेफ्लॉन। क्या होता है? टेफ्लॉन हमारे सामने होता है, टेफ्लॉन। इसका दूसरा नाम भी होता है, इसको हम बोलते हैं पोली, क्या बोलते हैं? पॉलीटेट्रा, पॉलीटेट्रा फ्लोरोइथीन, पॉलीटेट्रा फ्लोरोइथीन के नाम से जाना जाता है। ये हमारे सामने रहेगा पॉलीटेट्रा फ्लोरोइथीन। क्लियर? अब बताइए इसका मोनोमर कौन होगा? मोनोमर कौन होगा? तो अगर यहां से पोली हटा दें तो टेट्रा फ्लोरोइथीन, यानी कि इथीन के मेरे भाई, इथीन के चारों एच हटाकर कौन लगा दे? फ्लोरीन लगा दे। इथीन के चारों एच हटाकर क्या लगा दे? फ्लोरीन लगा दे। ये हमारे सामने इसका मोनोमर रहने वाला है। और पॉलीमरिक यूनिट बनाओगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई तकलीफ होने वाली है, मुझे नहीं लगता कि आपको कोई तकलीफ होने वाली है। ये हमारे सामने क्या बनकर आ जाएगी? पॉलीमरिक यूनिट। आप जानते हैं ये नॉन स्टिक वाले जो आपके बर्तन होते हैं बनाने में इस्तेमाल में लिया जाता है। यूज आपको याद करने पड़ेंगे, मैं बता रहा हूं, यूज आपको याद करने पड़ेंगे। मैं आपके लिए कोई चीज ऐसे नहीं रखूंगा कि जो अभी आपको पढ़ाऊं और बाद में आप भूल जाए, याद करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें तो और बताइए कौन कौन आ सकते हैं हमारे सामने, और कौन कौन से मोनोमर बच गए हैं। ये सारे के सारे एडिशन हैं, ये सारे के सारे एडिशन पॉलीमर्स हैं। बताइए कौन कौन सा बच गया है, बता दीजिए एक बार मुझे। बता दीजिए जल्दी से कौन कौन सा बच गया है। चलिए जवाब मिल चुका है कि सर पीवीसी बच गया एक। चलिए उसको भी निपटा देते हैं। नंबर 6 पर हमारे सामने रहेगा पॉलीविनाइल क्लोराइड। कौन सा रहेगा? पॉलीविनाइल क्लोराइड हमारे सामने रहता है। लीजिए, इन शॉर्ट इसको पीवीसी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? पीवीसी। तो नाम तो यही आ गया, विनाइल क्लोराइड। ये विनाइल यूनिट होती है, और यहां पर कौन लगा दीजिए? Cl, विनाइल क्लोराइड। बताइए इसकी पॉलीमरिक यूनिट कैसे दिखाई देगी भाई लोगों? बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, ये रह गया था। तो ये लीजिए हमारे सामने पॉलीमरिक यूनिट दिखाई दे जाएगी। क्लियर? ये सारे के सारे एडिशन पॉलीमर है। नाउ नंबर 7 से ध्यान देंगे भाई, नंबर 7 से ध्यान देंगे। नंबर 7 और इसके बाद जितने भी आएंगे वो सब इलास्टोमर। सब ध्यान से सुन लो, नंबर 7 और इसके बाद जितने भी आने वाले हैं वो सब के सब कौन सी कैटेगरी में आएंगे? इलास्टोमर की कैटेगरी में आएंगे। देखिए इंटरमोलिकुलर फोर्सेज पर भी हमें डिवीजन करना है, अभी आएंगे, मैं वापस लौटूंगा एनसीईआरटी पर आपसे जो प्रॉमिस किया था। सबसे पहले आप बताइए पॉलीअमाइड पॉलीएस्टर किसकी कैटेगरी में आते हैं? पॉलीअमाइड पॉलीएस्टर फाइबर की कैटेगरी में आते हैं। फिर अदर कंडेंसेशन जो थे वो किसकी कैटेगरी में आते हैं? थर्मोसेटिंग की कैटेगरी में आते हैं। किसकी कैटेगरी में आते हैं? थर्मोसेटिंग की कैटेगरी में आते हैं। और अब जितने भी आपके सामने 7 और उससे ऑनवर्ड जो आने वाले हैं वो सब इलास्टोमर्स की कैटेगरी में आएंगे। एक बात ध्यान से सुन ले, अगर मोनोमर में 1,3-ब्यूटाडाइन दिखाई दे जाए, मोनोमर के अंदर 1,3-ब्यूटाडाइन दिखाई दे जाए तो समझ ले वो रबर है, इलास्टोमर है। या तो वो आपका नेचुरल रबर होगा या फिर वो आपका सिंथेटिक रबर होगा। क्लियर? वो रबर मिलेगा, इलास्टोमर का एग्जांपल मिलेगा। तो सबसे पहले हमारे सामने आता है पॉली। ध्यान से सुनना, ये हमारे सामने रहेगा पॉली 1,3 ब्यूटाडाइन। पॉली 1,3 ब्यूटाडाइन हमारे सामने रहेगा। बताइए इसका मोनोमर क्या होना चाहिए? सर सिंपल है, पॉली को हटा दीजिए तो इसका मोनोमर हमारे सामने रहेगा 1,3 ब्यूटाडाइन। सीधा स्ट्रक्चर बना दूं? यस, ये हमारे सामने रहेगा, इसको हम बोलेंगे 1,3 ब्यूटाडाइन। ये हमारे सामने रहेगा 1,3 ब्यूटा, अगर अपन बात करना चाहें ब्यूटाडाइन, 1,3 ब्यूटाडाइन। क्लियर? अब इसमें पॉलीमरिक यूनिट ध्यान से सुन, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप बताइए, आपको बनाना सिखाता हूं। यहां पर वो रेडिकल इनिशिएटर आएगा। यस, ये हमारे सामने क्या है?
1,3 ब्यूटाडाइइन। रटना नहीं है मेरे भाई, रटना नहीं है, इसीलिए मैं यूट्यूब के ऊपर आया हूं थोड़ा समय निकाल कर। ये इधर जाके जुड़ेगा, यस ये जुड़ेगा तो यहां क्या कौन बनेगा, रेडिकल बनेगा। फिर यहां पर ये इधर क्या करेगा, रेजोनेंस, तो फिर रेडिकल कहां बनेगा, यहां बनेगा कि नहीं बनेगा, दैट्स इट, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो अगर अपन इसकी पॉलीमेरिक यूनिट देखना चाहें तो ये पाई बॉन्ड जो है आधा उधर खोल दीजिए, क्लियर, ये पाई बॉन्ड मैंने उधर खोल दिया, यहां रेडिकल बना, रेजोनेंस करके आएगा तो बीच में ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, जहां सिंगल था वहां कैसा बनेगा, डबल, जहां सिंगल था वहां कैसा बनेगा, डबल, और आखिरी में कौन बन जाएगा, रेडिकल, तो ये वैलेंसी फ्री हो जाएगी। यानी कि ये वाली जो यूनिट है इट विल कीप रिपीटिंग इटसेल्फ, दिस इज द रिपीटिंग यूनिट, दिस इज द रिपीटिंग यूनिट। चलिए नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें तो नंबर 8 हमारे सामने आने वाला है। नंबर 8 में हमारे सामने रहेगा नेचुरल रबर, नेचुरल रबर ये हमारे सामने रहने वाला है, नेचुरल रबर हमारे सामने रहेगा। बताइए इसका मोनोमर कौन है, नेचुरल रबर का, नेचुरल रबर का जो मोनोमर है भाई लोगों वो हमारे सामने रहता है आइसोप्रीन। कौन रहता है, आइसोप्रीन। देखिए मैं बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में लिख रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा, बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में लिख रहा हूं। अगर अपन बात करें तो ये 1,3 ब्यूटाडाइन है, गौर से देखो, कंफर्म करो क्या ये 1,3 ब्यूटाडाइन है, नहीं सीएम बेटा वो आपका जो होता है, अच्छा आपने पीछे का रिप्लाई किया होगा, ओके 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 ओके, ये हमारे सामने कौन है, आइसोप्रीन। अभी देखो ये 1,3 ब्यूटाडाइन है, यस यहां पर कौन लगा दिया है, CH3, मतलब मैंने यहां से H हटाकर CH3 लगा दिया, तो 1,3 ब्यूटाडाइन तो इसके अंदर भी है कि नहीं है, है। अब आप इसकी पॉलीमराइजेशन करवाते हैं, क्या करवाते हैं, पॉलीमराइजेशन। मैं इस पर बात करना चाहता हूं, नेक्स्ट स्लाइड में लेकर जाना चाहता हूं नंबर 8 को, नेक्स्ट में जाना चाहता हूं। नंबर 8 हमारे सामने रहता है नेचुरल रबर, क्या रहता है, अगर अपन बात करना चाहें नेचुरल रबर, अब सारे राज खोले ही जाएंगे, ये लीजिए ये हमारे सामने रहता है नेचुरल रबर। अब यहां पर इसका मोनोमर की अगर अपन बात करना चाहें तो मोनोमर हमारे सामने होता है ये, इसे हम बोलते हैं आइसोप्रीन, क्या बोलते हैं, आइसोप्रीन हमारे सामने है। हालांकि 1,2 एडिशन 1,4 एडिशन हमारे सिलेबस में है नहीं, वरना यहां से बात कर जाए KCP TCP 1,2 एडिशन 1,4 एडिशन की, चलो कोई बात नहीं है, ये हमारे सामने है आइसोप्रीन। अब इसका पॉलीमराइजेशन करवाया जाता है, क्या करवाया जाता है, पॉलीमराइजेशन। मेरी बात को ध्यान से सुनना, अगर ये पॉलीमराइजेशन आपकी किसकी प्रेजेंस में करवाते हैं, रेडिकल इनिशिएटर की प्रेजेंस में करवाते हैं, किसकी प्रेजेंस में करवाते हैं, रेडिकल इनिशिएटर की प्रेजेंस में करवाते हैं। तो आप बताइए रेडिकल इनिशिएटर आपने डाल दिया तो फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन से जाएगा, किससे जाएगा, फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन से जाएगा। तो इसमें भी वही है, देखो आधा पाई बॉन्ड इधर आधा पाई बॉन्ड उधर हमारे सामने खुलेगा। तो पॉलीमरिक यूनिट अगर हमें बनानी पड़ गई तो ध्यान से सुनना, ये पाई बॉन्ड इधर ध्यान दो, इस वाले पाई बॉन्ड पर ध्यान दीजिए, इस वाले पर, तो ये पाई बॉन्ड आधा किधर गया, इधर, आधा किधर गया, उधर। तो यहां से भी देखो इस वाले पाई बॉन्ड पर भी ध्यान दो, ये पाई बॉन्ड देखो आधा इधर और ये आधा इधर, इसी प्रकार से ये आधा इधर और आधा इधर, ऐसे तो खोलना है, बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। तो यहां पर हमारे सामने आ जाएगा डबल बॉन्ड, और यहां पर अगर अपन बात करें तो इस प्रकार की आपको रिपीटिंग यूनिट दिखाई देगी। एंड यू विल फाइंड in this repeating unit this double bond is having trans configuration, this double bond is having trans configuration। ये किसके अंदर मौजूद है, ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर मौजूद है। मेरे भाई ध्यान से सुनना, मैं जानता हूं ज्यादा एक्साइटेड मत होना बेटा, अभी आऊंगा लौट कर। या फिर आप ये कह सकते हो कि इसमें डबल बॉन्ड की ई कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें डबल बॉन्ड की कौन सी कॉन्फ़िगरेशन है, ई कॉन्फ़िगरेशन होती है मेरे भाई। क्या ये बात आपको समझ में आई, ठीक है। अगर आप इसी को ही किसकी प्रेजेंस में करवाते हैं, जिगलर नाटा कैटालिस्ट, ये आया मेरे भाई, जिगलर नाटा कैटालिस्ट की प्रेजेंस में अगर आप करवाते हैं तो एक बार मुझे जिगलर नाटा कैटालिस्ट याद दिला दीजिए। जिगलर नाटा कैटालिस्ट होता है ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम टेट्राक्लोराइड, ये हमारे सामने जिगलर नाटा कैटालिस्ट, जिनको हम रट रट के परेशान हो गए थे, ये आ जाता है। अगर आप इसको जिगलर नाटा कैटालिस्ट की प्रेजेंस में पॉलीमराइजेशन करवाते हैं तो उस केस के अंदर ये जो आपका डबल बॉन्ड रहने वाला है मेरे भाई, जो बीच में डबल बॉन्ड रहने वाला है, ये कौन से कॉन्फ़िगरेशन में रहेगा, ये जो डबल बॉन्ड आपका बीच में बनेगा ये रहने वाला है सिस कॉन्फ़िगरेशन में। कौन सा रहने वाला है, सिस कॉन्फ़िगरेशन में हमारे सामने रहेगा, ये रहेगा सिस कॉन्फ़िगरेशन। कौन सा रहेगा, सिस कॉन्फ़िगरेशन, या आप जेड कॉन्फ़िगरेशन भी बोल सकते हैं, EZ आपने पढ़ा होगा, सिस कॉन्फ़िगरेशन बोल सकते हैं, जेड कॉन्फ़िगरेशन बोल सकते हैं। तो जब आप इसका फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन करवाते हो तो ये जो पॉलीमर बनता है ना, इसको हम बोलते हैं गुट्टा पर्चा। क्या बोलते हैं बेटा, गुट्टा पर्चा। इसके पीछे, नाम के पीछे भी लॉजिक है, लेकिन हमें उस पर जाना नहीं है। तो गुट्टा पर्चा ये हमारे सामने बनता है, क्लियर।
अगर आपसे पूछा जाए कि नेचुरल रबर के अंदर जो पॉलीमरिक यूनिट होती है, नेचुरल रबर के अंदर जो पॉलीमरिक यूनिट होती है, ये रही पॉलीमरिक यूनिट, उसमें डबल बॉन्ड किस कॉन्फ़िगरेशन में है? तो ये नेचुरल रबर हमारा है। ये कौन सा है? नेचुरल रबर। लेकिन दोनों का मोनोमर क्या होता है? दोनों का मोनोमर मेरे भाई सेम होता है। दोनों का मोनोमर मेरे भाई क्या होता है? सेम होता है। तो नेचुरल रबर में तो ये जो डबल बॉन्ड है, दिस डबल बॉन्ड विल बी इन सिस कॉन्फ़िगरेशन, विल बी इन सिस कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन गुट्टा पर्चा में वो ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन में। यानी कि सर आप ये कहना चाहते हो गुट्टा पर्चा और नेचुरल रबर दोनों का मोनोमर क्या है? सेम। यहां रेडिकल पॉलीमराइजेशन से जाते हो तो ट्रांस में बनता है, और अगर आप जिगलर नाटा कैटालिस की प्रेजेंस में पॉलीमराइजेशन करवाते हैं तो सिस में बनता है। मैंने आपको बताया था कि जिगलर नाटा कैटालिस्ट आपकी ब्रांचिंग को कंट्रोल कर देता है। किसको कंट्रोल कर देता है? ब्रांचिंग को कंट्रोल कर देता है मेरे भाई, और स्टीरियो को भी कंट्रोल करता है। स्टीरियो को भी कंट्रोल करता है। अब इन दोनों की इलास्टिसिटी में बहुत फर्क होता है। इन दोनों की इलास्टिसिटी में बहुत फर्क होता है। जल्दी से मुझे जवाब दीजिए, जल्दी से जवाब दीजिए। क्या यह बात आपको क्लियर हुई? जल्दी से जवाब दीजिए। जल्दी से जवाब देंगे भाई। क्या ये बात आपको क्लियर हुई? शानदार बात मैंने आपको बताई है। वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करवा दें अपने दोस्तों से, किसी का भला करवा दें आप लोग। चलिए, सभी का ताबड़तोड़ रिप्लाई मुझे यहां पर मिला है कि सर क्लियर है, क्लियर है, क्लियर। अगर नॉर्मल सीधा पॉलीमराइजेशन करवाओगे तो सीधा पॉलीमराइजेशन से गुट्टा पर्चा बनता है, और जिगलर नाटा कैटालिस्ट की प्रेजेंस में पॉलीमराइजेशन करवाओगे तो कौन सा बनता है हमारे सामने? नेचुरल रबर। क्लियर। चलिए, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें तो कहां तक पहुंच गए? नंबर 8। अब हमारे सामने आता है नंबर 9। नेक्स्ट हमारे सामने रहता है नियोप्रीन। क्या रहता है? नियोप्रीन। ये सब नंबर कौन चल रहे हैं? नंबर 7 से कौन चल रहे हैं? सारे के सारे रबर्स। नंबर 7 से रबर्स चल रहे हैं, इलास्टोमर्स चल रहे हैं। क्या चल रहे हैं? इलास्टोमर्स। कुछ नेचुरल है, कुछ सिंथेटिक है, कुछ नेचुरल है, कुछ सिंथेटिक है। क्लियर। चलिए, तो ये हमारा सामने है नियोप्रीन। बताइए इसका मोनोमर क्या रहने वाला है? इसका मोनोमर क्या रहने वाला है? इसका जो मोनोमर हमारे सामने रहेगा वो रहेगा क्लोरोप्रीन। कौन रहने वाला है? क्लोरोप्रीन। ए मेरे भाई, रटने की जरूरत नहीं है, जटने की जरूरत नहीं है। 1,3-ब्यूटाडाइन का ये चटाकर सीएल लगा दे, क्लोरोप्रीन बन जाएगा। 1,3-ब्यूटाडाइन का ये चटाकर मिथाइल लगा दे, क्या बन जाएगा? आइसोप्रीन बन जाएगा। तो ये हमारे सामने है क्लोरोप्रीन। ये हमारे सामने क्या है भाई लोगों? क्लोरोप्रीन। अब इसकी जब आप पॉलीमराइजेशन करवाओगे तो बड़ी आसानी से आप बात कर सकते हैं। आधा पाई बॉन्ड इधर, आधा पाई बॉन्ड उधर। तो यहां पर अगर अपन बात करना चाहें किस प्रकार की बातें हो सकती हैं, किस प्रकार की बातें हो सकती हैं? यहां पर लगा हुआ है Cl, बीच में क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड। और ये इस प्रकार से अपन ओपन कर देंगे। यहां पर क्या लगा देंगे भाई? N। क्या लगा देंगे? N। तो ये हमारे सामने इसकी पॉलीमरिक यूनिट आ गई है। क्या आ गई है? पॉलीमरिक यूनिट आ गई है। और बताइए कौन कौन सा हमारे सामने रहता है? नंबर 9 तक पहुंच गए हैं। नंबर 10, नंबर 10 हमारे सामने आने वाला है और बहुत ही शानदार रहेगा। ब्यूना एन। नंबर 10 ब्यूना एन। ए भाई ध्यान से सुन ले, ब्यूना एन एक कोपोलीमर है मेरे भाई। ब्यूना एन एक कोपोलीमर है मेरे भाई, ध्यान से सुन ले रे, ध्यान से सुन ले। अभी तक कोपोलीमर मैंने तो बहुत सोच समझ कर बोले हैं, तुमने क्या सुने हैं मुझे नहीं पता। एक तो नाइलॉन 2 नाइलॉन 6 को बोला है, एक PHBV को बोला है। तुमने क्या सुने हैं मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब हमारे सामने आ रहा है ब्यूना एन कोपोलीमर है। मोनोमर बताइए, मोनोमर इसके रहेंगे 1,3-ब्यूटाडाइइन। कौन रहेगा? 1,3-ब्यूटाडाइइन। क्लियर। ये हमारे सामने रहेगा। एंड अक्राइलोनाइट्राइल, एंड अक्राइलोनाइट्राइल हमारे सामने रहेगा। बताइए मैंने कोपोलिमराइजेशन की क्या कंडीशन बताई थी? बताइए कोपोलिमराइजेशन की क्या कंडीशन बताई थी मैंने आपको? कि मोनोमर एक से ज्यादा एंड ईच मोनोमर शुड बी कैपेबल ऑफ सेल्फ पॉलीमराइजेशन। क्योंकि बेटा जो कोपोलिमर बनते हैं ना उसमें बहुत टाइप के बनते हैं, अल्टरनेट बनते हैं, लगातार एक के जुड़ते चले जाते हैं, कई बार अल्टरनेट आते हैं, कई बार रैंडम आ जाते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपके लेवल पर डिस्कस नहीं कर सकता, लेकिन आपको ये बात मैंने बताई। एनसीईआरटी ने इनफैक्ट जब यहां पर लिखा है तो एरो पर लिखा हुआ है कोपोलिमराइजेशन। क्या लिखा हुआ है? कोपोलिमराइजेशन। एनसीईआरटी साफ लिखता है सारी बातों को। तो बताइए अगर इसका हमने पॉलीमराइजेशन करवाया तो किस प्रकार से होगा? ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। मान लीजिए यहां पर रेडिकल आया, क्लियर। तो रेडिकल हमारे सामने जाएगा, सबसे पहले किसके साथ रिएक्शन करवा देते हैं? 1,3-ब्यूटाडाइन के साथ। किसके साथ करवा देते हैं? 1,3-ब्यूटाडाइन के साथ। समझना गहरे राज खुलने जा रहे हैं, समझना गहरे राज खुलने जा रहे हैं। एनसीईआरटी राज नहीं खोलेगा, एनसीईआरटी ने तो कोडिंग कर रखी है, डिकोड करना पड़ेगा मेरे भाई। आप बताइए यहां से एक इलेक्ट्रॉन आएगा, यस, यहां से भी एक इलेक्ट्रॉन आएगा, जी हां। तो यहां पर क्या बनेगा आप बताइए? ऐसा होगा तो रेडिकल बनेगा, रेडिकल बनेगा सर। फिर इधर से एक इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो सबसे पहले ये जुड़ेगा। अगर सबसे पहले ये जुड़ा
तो बताइए यहां पर हमारे सामने कौन बनेगा, बताइए, बहुत आराम से समझा रहा हूं। ये जो रेडिकल इनिशिएटर था ये अपना बॉन्ड बना लेगा, बीच में डबल बॉन्ड बनेगा और यहां पर कौन बन जाएगा, रेडिकल। यहां पर कौन बन जाएगा, रेडिकल। कौन बन जाएगा, रेडिकल। अब इसके ऊपर कौन जुड़ने वाला है, अक्राइलोनाइट्राइल। कौन जुड़ने वाला है, अक्राइलोनाइट्राइल। अब मेरे को बता दो रे भाई, मेरे को बता दो अक्राइलोनाइट्राइल किस साइड से जोड़ूं, अक्राइलोनाइट्राइल को किस साइड से जोड़ूं, ये तो बता दो अब आप लोग, कम से कम इतना तो बता दो अक्राइलोनाइट्राइल को किस साइड से जोड़ूं, रेडिकल इधर बनाऊं कि रेडिकल उधर बनाऊं। आप जानते हैं कि सर इसको इस साइड से जोड़ना ही पड़ेगा और हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। मतलब ये इस प्रकार से जुड़ता हुआ चला जाएगा मेरे भाई, ये इस प्रकार से जुड़ता हुआ चला जाएगा, यहां से ऐसे जुड़ेगा और यहां पर क्या बनेगा, रेडिकल। बिकॉज माइनस आर जो है ये इसको स्टेबलाइज करेगा, माइनस आर जो है उसको स्टेबलाइज करेगा। तो सर इतना डिटेल में क्यों बताया, मैंने तो शुरुआत किया था, आपको बोला था रेडिकल स्टेबल बनना चाहिए और माइनस आर प्लस आर रेडिकल को दोनों ही रेडिकल को स्टेबलाइज करते हैं। तो जब इनमें आप पॉलीमरिक यूनिट बनाओगे मेरे भाई तो सोचना है, बताइए इस पाई बॉन्ड को आधा इधर, इस पाई बॉन्ड को आधा इधर, इस पाई बॉन्ड को आधा इधर, तो यहां तो बनेगा डबल बॉन्ड, फिर आधा इधर। अब इधर से किस साइड से जोड़ूं, इसको कार्बन की साइड से जोड़ूं जहां CH2 है या जहां नाइट्रो CN जुड़ा हुआ उस साइड से जोड़ूं। अब आप जानते हैं इस साइड से जोड़ना पड़ेगा इसको, आधा इधर और हमारे सामने क्या बनेगा, आधा इधर। क्लियर। तो जब इसकी पॉलीमरिक यूनिट बनाई जाएगी मेरे भाई, ध्यान से सुन ले, जब इसकी पॉलीमरिक यूनिट बनाई जाएगी मेरे भाई तो ध्यान से सुन ले रे, ध्यान से सुन ले। यहां पर ये रहेगा एंड ये रहेगा रिपीटिंग यूनिट, ये रहेगा रिपीटिंग यूनिट। आप इस CN पर ध्यान दीजिए, CN पर ध्यान दीजिए। अरे मेरे भाई ध्यान से सुन ले रे, ये ऐसा भी हो सकता था, ये ऐसा भी हो सकता था, लेकिन ऐसा एनसीईआरटी ने नहीं लिखा है, ऐसा एनसीईआरटी ने नहीं लिखा है। ये ऐसा भी हो सकता था लेकिन ये नहीं लिखा है ब्यूनाइन के बारे में। कंफर्म कर दो एक बार एनसीईआरटी से, प्लीज कंफर्म कर दीजिए। क्या ये शानदार बात आप लोगों तक पहुंच पाई? जल्दी से एनसीईआरटी में निकालिए आपका ब्यूनाइन, जल्दी से निकालिए ब्यूनाइन। आप जानते हैं ये इंडिविजुअल पॉलीमर बना सकता है, अभी बना कर आया पॉलीअक्राइलोनाइट्राइल, वो भी इंडिविजुअल बना सकता है, अभी बना कर आया है पॉली 1,3 ब्यूटाडाइन। इंडिविजुअल भी पॉलीमराइजेशन कर सकते हैं और ये दोनों आपस में मिलकर भी पॉलीमराइजेशन कर सकते हैं। और जब आपके को पॉलीमर बनते हैं तो उनके इंडिविजुअल जो मोनोमर होता था उनसे प्रॉपर्टी उनकी एकदम अलग होती है। जैसे जैसे ये कौन बनाएगा, पॉलीअक्राइलोनाइट्राइल, वो क्या बनाएगा, पॉली 1,3 ब्यूटाडाइन। आप जानते हैं जब ये अकेला बनाता है तो वो रबर नहीं बनता है, वो रबर नहीं बनता है, इन दोनों के मिक्सचर से क्या बन जाता है, रबर बन जाता है, प्रॉपर्टी अलग हो जाती है। बताइए क्या ये शानदार बात आप लोगों तक पहुंच पाई है? जल्दी से बता दीजिए, क्या ये शानदार बात आप लोगों तक पहुंच पाई है? सचिन पालीवाल जी का मुझे रिप्लाई मिल चुका है। देखिए आपको ताबड़तोड़ रिप्लाई करने पड़ेंगे अगर आप चाहते हैं कि ऐसी शानदार बातें एनसीईआरटी की आपके सामने खुल कर आ सके, तो फिर आपको रिप्लाई भी वैसे ही देने पड़ेंगे। जल्दी से बताएंगे, नहीं चमका खुला बोल, नहीं समझ में आया खुला बोल, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई को प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को कोई को प्रॉब्लम नहीं, अगर आया हूं तो समझा के ही जाऊंगा। निपटा दिया है क्या, निपटा दिया है क्या? चलिए चलिए, सभी का रिप्लाई मुझे मिल चुका है। अब आते हैं नेक्स्ट और लास्ट हमारे सामने है। मैं फिर से अगले पेज पर जाऊंगा। नेक्स्ट हमारे सामने नंबर 11 पर रहने वाला हूं। किस पर रहने वाला हूं? नंबर 11 पर। और अब हमारे सामने आने वाला है ब्यूना एस। कौन आने वाला है? ब्यूना एस। ब्यूना एस का मतलब है 1,3 ब्यूटाडाइन प्लस स्टाइरीन, 1,3 ब्यूटाडाइन प्लस स्टाइरीन। देखिए अगर अपन बात करना चाहें, मोनोमर बता दीजिए सबसे पहले, 1,3 ब्यूटाडाइन, 1,3 ब्यूटाडाइन हमारे सामने रहेगा। एंड अगर अपन बात करना चाहें तो और हमारे सामने क्या रहने वाला है मेरे भाई? नेक्स्ट हमारे सामने रहने वाला है स्टाइरीन। क्या रहने वाला है? स्टाइरीन हमारे सामने रहने वाला है। क्लियर। अब अगर अपन बात करें इसकी पॉलीमरिक यूनिट बताओ, पॉलीमरिक यूनिट। अब देखो इसमें तो सबसे पहले क्लियर है, इसकी पॉलीमरिक यूनिट बनाएंगे, आधा पाई बॉन्ड इधर, फिर यहां पर बीच में डबल बॉन्ड, आधा पाई बॉन्ड उधर। अब इधर डिसीजन लेना है, ए भाई इधर डिसीजन ले, इस साइड से जोड़ेगा कि उस साइड से जोड़ेगा। अब डिसाइड करके बताएंगे मेरे को, सभी का रिप्लाई चाहिए मुझे, सभी का रिप्लाई चाहिए। किस साइड से जोड़ना चाहोगे? स्टाइरीन को कैसे जोड़ोगे? स्टाइरीन को कैसे जोड़ोगे? स्टाइरीन को कैसे जोड़ोगे मेरे भाई? बताया नहीं आपने, स्टाइरीन को कैसे जोड़ोगे आप लोग? स्टाइरीन को कैसे जोड़ोगे? बताया नहीं मेरे भाई आप लोगों ने, बताइए। ये आखिरी है, उसके बाद अपन चलेंगे किसके ऊपर? एनसीईआरटी के ऊपर। और अब देखना लौट के आऊंगा, दनादन पूरी एनसीईआरटी कवर हो जाएगी, पूरी एनसीईआरटी कवर हो जाएगी। जवाब नहीं दिया आपने, जवाब नहीं दिया, जवाब तो देना ही पड़ेगा। जो रेगुलर मेरी क्लासेस अटेंड कर रहे हो, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो बच्चे, जैसे कि सचिन है, सीएम है, सत्यम है, यास्मीन है,
ये बहुत अच्छे बच्चे हैं, लगातार बहुत शानदार रिप्लाई कर रहे हैं ये। और सत्यम का रिप्लाई आया है कि सर इसको इस साइड से जोड़िएगा, इस साइड से, ताकि यहां रेडिकल बने, दैट शुड बी रेजोनेंस स्टेबलाइज, दैट शुड बी रेजोनेंस स्टेबलाइज। बहुत शानदार जवाब दिया सत्यम, बिल्कुल सभी ने नहीं सचिन पालीवाल जी आप एनसीईआरटी पर चले गए हैं, एनसीईआरटी पर चले गए बेटा, एनसीईआरटी पर चले गए हैं। तो यहां पर ये इस साइड से जुड़ेगा, क्योंकि इस साइड से जुड़ेगा मेरे भाई तभी तो यहां रेडिकल बनेगा। कुछ याद आया? जुड़ेगा तभी तो रेडिकल बनेगा, एंड दैट रेडिकल विल बी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। यहां मिस्टेक हो गई है, यहां एनसीईआरटी से मिस्टेक हो गई है, ये इसकी रिपीटिंग यूनिट है। यहां एनसीईआरटी से मिस्टेक हो गई है, ये इसकी रिपीटिंग यूनिट है। पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल तो सही लिखा है एनसीईआरटी ने, बट यहां इसकी मिस्टेक हो गई है। एनसीईआरटी ने जो लिखा है मैं बता देता हूं, एनसीईआरटी ने जो लिखा है वो मैं आपको बता देता हूं, और हो सकता है आपने भी ऐसा पढ़ा हो, आपने भी ऐसा पढ़ा हो कि ये इसकी पॉलीमरिक यूनिट है। एनसीईआरटी ने ये लिख दिया है मेरे भाई, एनसीईआरटी ने ये लिख दिया है, लेकिन वो लोग इसमें गलती नहीं बता पाएंगे जिनको इसका मैकेनिज्म नहीं पता है। अब आप सोचो, आपने पढ़ा और आपको बात समझ में आ गई, आपने पढ़ा और आपको सारी चीजें क्लियर समझ में आ गई कि सर खेला क्लियर है, क्योंकि बात तो रेडिकल की स्टेबिलिटी की चल रही है, बात तो रेडिकल की स्टेबिलिटी की चल रही है। यस, देखो रियलिटी तो ये है, दुनिया की सारी स्टैंडर्ड बुक्स इसी को ही लिखती हैं, एनसीईआरटी अब इसको लिखता है। अब पता नहीं नीट में आएगा तो किस बात कहां जाएगा, अगर नीट में आएगा तो पता नहीं वो किस साइड जाएगा, वो तो मुझे पता नहीं है। अगर अच्छा टीचर पेपर बनाता है, एनटी अगर किसी अच्छे टीचर से पेपर बनवाता है तो वो तो यही आंसर देगा जो स्टैंडर्ड बुक है, जो स्टैंडर्ड बुक के अंदर है। और क्या पता हमें ऑप्शन में दोनों में से कोई एक ही मिले, कोई एक ही मिले। क्लियर? तो मैं यहां पर कुछ सॉलिड कमेंट नहीं रख सकता, मैं ये कह सकता हूं ये सही है, ये एनसीईआरटी से मिस्टेक हुई। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे सामने आ गए हैं, ये भी कैसा पॉलीमर है बताओ? कोपॉलीमर है। ये भी हमारे सामने कैसा पॉलीमर है? कोपॉलीमर है। आप बताओ, जो मैंने 7 से लेकर 11 तक लिखे हैं, 7 से लेकर 11 तक लिखे हैं, सबके सब कौन है बताओ? सबके सब कौन है? इलास्टोमर्स। सबके सब कौन है? इलास्टोमर्स। पक्का? यस, सबके सब इलास्टोमर्स हैं। अब आ जाते हैं एनसीईआरटी पर, जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन आप कवर कर देंगे। चलिए अब मैं एनसीईआरटी पर आ जाता हूं मेरे भाई, ध्यान से सुन लेना। किस पर आ जाता हूं मैं? एनसीईआरटी पर आ जाता हूं। मैं थोड़ा सा नया हूं इन सब मामलों में, तो थोड़ा सा आपको कोऑपरेट करना ही पड़ेगा। चलिए अब आ जाते हैं हम इनके ऊपर। सबसे पहले चलिए देखिए, एनसीईआरटी पर अपन आ जाते हैं। किस पर आ जाते हैं? एनसीईआरटी। चैप्टर कौन सा है? पॉलीमर। चैप्टर कौन सा है हमारे सामने? पॉलीमर। देखिए सबसे पहले उसने सारी बातें की हुई हैं जो मैंने आपको बताया था। देखो ये लिखा हुआ उसने, ये देखो ये लिखा हुआ उसने, द रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट्स आर डेराइव्ड फ्रॉम सम सिंपल, क्या लिखा हुआ है? अगर अपन बात करना चाहें, फ्रॉम सम सिंपल एंड रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स नोन एज मोनोमर्स एंड आर लिंक्ड टू ईच अदर बाय कोवलेंट बॉन्ड। कुछ याद आया? ये लिखा हुआ कोवलेंट बॉन्ड। किससे जुड़ जाते हैं ये? कोवलेंट बॉन्ड से जुड़ते हैं। एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें क्लासिफिकेशन, मेरे भाई क्लासिफिकेशन एनसीईआरटी ने बाल्टी भर भर के किया है। शायद विजिबिलिटी का मुझे कुछ क्लियर नहीं है कैसा आपको विजिबल हो रहा है, बाकी मैं आपको बताता रहूंगा। क्लासिफिकेशन बाल्टी भर भर के क्लासिफाई किया, बाल्टी भर भर के। अगर आपके पास एनसीईआरटी है तो ओपन कर लीजिए। चलिए क्लासिफिकेशन देखो, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स किया उसने सबसे पहले। किसके बेसिस पर क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। नहीं, एनसीईआरटी में कुछ चीजों को हटा दिया गया है। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स अगर अपन बात करना चाहें तो कुछ पॉलीमर्स आपके नेचुरल पॉलीमर होते हैं, कुछ पॉलीमर्स आपके क्या होते हैं? नेचुरल। नेचुरल मतलब गॉड गिफ्टेड। अच्छी बात बताऊं आपको, जितने भी गॉड गिफ्टेड है, जितने भी नेचुरल हैं, वो बायोडिग्रेडेबल है मेरे भाई। कैसे हैं? बायोडिग्रेडेबल है। देखो नेचर आपने साथ कभी खिलवाड़ नहीं करता। इंसान ने जो बनाए हैं ना, जो मैन मेड हैं, वो मैक्सिमम नॉन बायोडिग्रेडेबल है। तो ये देखो आपके सामने कौन कौन से नेचुरल पॉलीमर आप पढ़ते हैं? प्रोटीन्स। प्रोटीन्स का मोनोमर बताओ? अल्फा अमीनो एसिड्स। होते हैं कि नहीं होते हैं? यस। सेलुलोज बताओ, इसका मोनोमर क्या है? सेलुलोज में रिपीटिंग यूनिट कौन सी होती है? ग्लूकोज होता है, क्या होता है, कौन सा होता है, सब बताना पड़ेगा आपको। स्टार्च भी आपका जो होता है वो सब कैसे होते हैं? आपके नेचुरल पॉलीमर्स होते हैं, सब के सब। क्लियर? नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें कुछ रेजिन्स, जैसे रबर, नेचुरल रबर नेचर से आता है। यहां पर अगर अपन बात करें, दूसरा हमारे सामने है सिंथेटिक। कैसे आते हैं? सॉरी, सेमी सिंथेटिक। सेमी सिंथेटिक का मतलब जो गॉड गिफ्टेड है उसमें हमने कुछ लेबोरेटरी से मिक्स कर दिया है, यानी कि कुछ केमिस्ट ने उनको साथ कुछ उसमें मॉडिफिकेशन कर दिया। जैसे आप देखो यहां पर अगर आप अपन देखेंगे तो सेलुलोज एक नेचुरल पॉलीमर है, लेकिन सेलुलोज एसीटेट आपका कैसा है?
मैन मेड है। सेलुलोज में जब आप एसीटेट मिला देंगे तो सेलुलोज एसीटेट बन जाएगा। और ये बनाया कैसे जाता है, जब एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवाओगे तो जितने OH होते हैं ना सेलुलोज के अंदर, वो सारे के सारे एसिटाइल ग्रुप से रिप्लेस हो जाते हैं। मेरे नोट्स में दिखाई देगा। तो ये हो गया सेलुलोज नाइट्रेट हो गया, यानी कि जो आपके नेचुरल थे उसमें लेबोरेटरी से आपने एसिटेट या नाइट्रेट मिला दिया है। या फिर अगर अपन बात करना चाहें और हमारे सामने क्या दिया हुआ है, आपका जो सिंथेटिक वल्कनाइज्ड रबर है वो भी हो जाता है, क्योंकि नेचुरल रबर में जब आप सल्फर मिला देते हैं तो वल्कनाइजेशन कहलाता है। नेक्स्ट आता है सिंथेटिक पॉलीमर। सिंथेटिक पॉलीमर्स मतलब टोटली विच आर प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी बाय केमिस्ट, विच आर टोटली प्रिपेयर्ड बाय केमिस्ट इन लेबोरेटरी। वो होते हैं आपके कैसे, सिंथेटिक। जैसे मैक्सिमम जो है वो सिंथेटिक, आपके मैक्सिमम क्या है, सिंथेटिक। चलिए नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें तो देखिए दिया हुआ हमारे सामने टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। मैंने शुरुआत यहीं से की थी, टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन मेरे भाई, फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन, या इसी को चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन पढ़ाते हैं। बोलते हैं देखो ये सब अभी पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया। इसने क्या लिया हुआ, इथीन। मैंने क्या लिया था अक्राइलोनाइट्राइल। एग्जैक्टली मैंने इसको बिल्कुल वही काम किया है, बस चेन टर्मिनेशन स्टेप छोड़ दिया है। ये देखो नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें, ये देखो ये जो एनसीईआरटी ने लिखा है, ये हमारे सामने कौन बना रखा है, ब्यूना एस। यहां पर पीएच एनसीईआरटी ने इधर जोड़ा हुआ है, एनसीईआरटी ने पीएच इधर जोड़ा हुआ है। अब तेरे को समझ में आ जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें, कुछ सिंपल एडिशन पॉलीमर की बात की है। नेक्स्ट हमारे सामने कुछ एडिशन पॉलीमर्स, जैसे लो डेंसिटी पॉलीथीन। एक बात सुनो ध्यान से, लो डेंसिटी पॉलीथीन जो है ना, लो डेंसिटी पॉलीथीन जो है वो आपके रेडिकल मैकेनिज्म से जाता है, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन से जाता है। और रेडिकल मैकेनिज्म जब होगा ना तो आप ब्रांचिंग को कंट्रोल नहीं कर सकते, ब्रांचिंग होगी। तो देखो ये सब लिखा हुआ उसने, अगर आप देख पा रहे हो, ये हमारे सामने लिखा हुआ है, इट इज ऑब्टेन्ड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन अंडर हाई प्रेशर। प्रेशर भी हाई रहता है, टेम्परेचर भी हाई रहता है, ब्रांचिंग भी। और ये लिखा हुआ है डाई ऑक्सीजन। आप जानते हैं, आप एमोटिन पढ़ेंगे, ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है। तो लिखा हुआ है ट्रेस ऑफ डाई ऑक्सीजन और प्रोक्साइड इनिशिएटर। प्रोक्साइड इनिशिएटर अगर आपने ले लिया है तो आप समझ जाइए, प्रोक्साइड इनिशिएटर अगर आपने ले लिया है तो आप समझ जाइए कौन सा मैकेनिज्म जाएगा, रेडिकल। और रेडिकल मैकेनिज्म में ब्रांचिंग कंट्रोल नहीं होगी आपसे, ब्रांचिंग कंट्रोल नहीं होगी। तो लो डेंसिटी पॉलीथीन के अंदर केवल डेंसिटी लो होती है, बाकी सब हाई होते हैं। देखो टेम्परेचर क्या है, हाई, प्रेशर भी क्या है, हाई, और ब्रांचिंग भी क्या होती है, हाई ब्रांचिंग होता है लो डेंसिटी पॉलीथीन। ब्रांचिंग होने की वजह से क्लोज पैकिंग यहां पर नहीं हो पाती है। नेक्स्ट हमारे सामने आता है हाई डेंसिटी पॉलीथीन। मेरे भाई देख, जो मैंने तेरे को बताया था, हाई डेंसिटी पॉलीथीन, जिगलर नाटा कैटालिस। टेम्परेचर क्या है, कम, प्रेशर क्या है, कम। देखो टेम्परेचर क्या है, कम, प्रेशर क्या है, कम। तो हाई डेंसिटी पॉलीथीन जिगलर नाटा कैटालिस की प्रेजेंस में बनाई जाती है और यहां पर कोई रेडिकल नहीं बनता है, मेरे भाई। कोऑर्डिनेशन वाला पॉलीमराइजेशन यहां पर होता है। तो हाई डेंसिटी पॉलीथीन में ब्रांचिंग क्या होती है, लो होती है, टेम्परेचर भी लो रहता है रिलेटिव टू लो डेंसिटी पॉलीथीन के मैन्युफैक्चर में, प्रेशर भी लो रहता है। और यहां पर ऐसी रहती है, कोई ब्रांचिंग नहीं होती है। ब्रांचिंग ना होने से क्लोज पैकिंग होगी और डेंसिटी हाई आ जाएगी और इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में भी सुधार आएगा। टफ एंड कैसा बन जाता है, ये हार्ड बन जाता है। ये तो आपको एनसीईआरटी देखना ही पड़ेगा। फिर ये देखो टेफ्लॉन बता दिया था, ये देखो पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल ये भी बता दिया था। अब देखो ये आपके सामने दिया हुआ है, इसमें पूछ रहा है इज ए होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर। क्वेश्चन देखिए इन टेक्स्ट एग्जांपल 15.1। तो आप जानते हैं यहां पर आप डबल बॉन्ड को वापस बना लीजिए तो क्या बनकर आ जाएगा हमारे सामने, स्टाइरिन। एक ही मोनोमर निकल कर आए, खत्म हो गई कहानी। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें तो ये हमारे सामने दिए हुए कंडेंसेशन पॉलीमर्स। देखो कंडेंसेशन पॉलीमर्स में पॉलीअमाइड्स बता दिया, नाइलॉन 6 बताया, पूरा बताया, पॉलीईस्टर बताया, फिनोल बताया, सब बताए मैंने। देखो ये सब बताए हैं, ये सब के सब बताए हैं। ये आपके सामने आ जाता है कुछ इस प्रकार से। ये देखो राइट द मोनोमर्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने सिखाए, आप आराम से सॉल्व करो। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें कोपॉलीमराइजेशन, ये देखो कोपॉलीमराइजेशन में अगर अपन बात करना चाहें तो मोनोमर एक से ज्यादा है। ये स्टाइरिन की यहां पर फिर उससे मिस्टेक हुआ है ब्यूनास के अंदर, क्लियर, अभी आपको क्लियर होगा। फिर इसने दिया है नेचुरल रबर में उसने एक वर्ड इस्तेमाल में लिया, वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। व्हेन रबर इज हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फर की प्रेजेंस में जब आप हीट करते हैं तो उसमें सल्फाइड लिंकेज हो जाते हैं। स्टैंडर्ड बुक लिखते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड बन जाता है, जिससे उसकी बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टी इंप्रूव हो जाती हैं। तो आपको ये रीड आउट करना है, नोट्स में और भी क्लियरली मेंशन करके दे दूंगा। देखो ये बन जाता है, जिससे क्या करोगे, रबड़ को आप स्ट्रेच करोगे, फोर्स लगाओगे तो स्ट्रेच हो जाएगा, जैसे ही फोर्स हटाओगे तो अपनी शेप में वापस चला जाएगा, इलास्टिसिटी आ जाती है। क्या जाती है, इलास्टिसिटी। ये सारी बातें लिखी हुई है कि भाई अगर आपको 5% सल्फर मिलाओगे तो क्या बनाने के लिए इस्तेमाल में किया जाता है। देखो क्या लिखा हुआ है, क्रॉस लिंकिंग, मतलब क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर है, मैं सारा करवा दूंगा आपको। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें, नियोप्रीन बता दिया है। ये देखो ब्यूनाइन को गौर से देखो,
ब्यूनाइन, ब्यूनाइन को गौर से देखिए, ये देखो ब्यूनाइन हमारे सामने, क्लियर। यहां सीएन देखो, मैंने जैसे पढ़ाया वैसा ही ना, यहां सीएन देखो, यहां सीएन बिल्कुल वही है, लेकिन उसमें मामला थोड़ा सा गड़बड़ है। चलिए, ये हमारे सामने दिया हुआ है, सारी बातें बता दी है। नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन में यहां पर आना चाहता था। ये क्वेश्चन बहुत बच्चों को दिक्कत देता है। अरेंज द फॉलोइंग पॉलीमर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर इंटरमोलिकुलर फोर्सेज। इंटरमोलिकुलर फोर्सेज इंक्रीजिंग, सबसे वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेज किस में होते हैं? इलास्टोमर्स में, बताया था सबसे वीक इलास्टोमर। इलास्टोमर से ज्यादा किस में मिलेंगे? थर्मोप्लास्टिक। और थर्मोप्लास्टिक से ज्यादा किस में मिलेंगे? फाइबर। और सबसे ज्यादा किस में मिलेंगे? थर्मोसेटिंग। भाई थर्मोसेटिंग में तो 2 लेयर कोवेलेंट बॉन्ड से ही जुड़ जाती है, 2 लेयर कोवेलेंट बॉन्ड से ही जुड़ जाती है। बताया था कि नहीं बताया था? बता, जल्दी से बता, इलास्टोमर के एग्जांपल बता। 7 से लेकर आखिरी 11 तक सारे इलास्टोमर्स हैं, जितने भी रबड़ हैं, आइदर इट इज नेचुरल और इट इज सिंथेटिक, सारे इलास्टोमर्स हैं। 7 से लेकर 11, जिसमें 1,3-ब्यूटाडाइन आता है, सब क्या है? इलास्टोमर्स। बता बता, फाइबर के एग्जांपल, पॉलीएमाइड्स, पॉलीएस्टर फाइबर होते हैं। और अगर थर्मोसेटिंग की बात करें तो अदर कंडेंसेशन जो थे। चलिए 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 चलिए, जल्दी से बताइए। सबसे पहला दिया हुआ है नाइलॉन 66। नाइलॉन 66 क्या है बताओ? नाइलॉन 66 फाइबर की कैटेगरी में आता है, पॉलीएमाइड है। फिर दिया हुआ है ब्यूनास, ब्यूनास रबड़ है, रबड़ है, क्या है? रबड़ हमारे सामने रहता है। तो बताइए ये किस कैटेगरी में आता है? इलास्टोमर की कैटेगरी में आता है। और ये हमारे सामने बच गया पॉलीथीन, ये थर्मोप्लास्टिक होता है। जो बच गए वो कौन से हो गए? थर्मोप्लास्टिक। तो इंक्रीज में बोला है तो सबसे वीक फोर्स किस में रहेगा? ब्यूना एस। उसके बाद किस में रहेगा? अगर अपन बात करें पॉलीथीन, ये कौन है? इलास्टोमर। ये कौन है? थर्मोप्लास्टिक। और वो कौन है? फाइबर। दैट्स इट। इस टाइप के क्वेश्चंस भी आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो ये था आज का लेक्चर, जिसमें मैंने आपसे जैसा प्रॉमिस किया था, पॉलीमर को लाइन टू लाइन आपको कवर करवाया गया है। और एनसीईआरटी की कुछ गहरी बातें भी आप लोगों को बताई गई है। बताई गई है कि नहीं बताई गई है? इस टाइप के क्वेश्चंस को भी आप बड़ी आसानी से हैंडल करेंगे। और कुछ क्वेश्चंस आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल बताया था YSY सर OC के नाम से आप सर्च कर सकते हैं। और अगर आपको और ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक्स बहुत डेप्थ में अगर कवर करने हैं, अगर आप नीट में बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं कि सर हम चाहते हैं कि आप इस टाइप के टॉपिक्स हमारे लिए लेकर आए, तो आप कमेंट कर सकते हैं। क्लियर? चलिए तो मिलेंगे फिर आप लोगों से। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इतना समय देने।